गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल में जाके हमारे घर वालों ने भर्ती करा दिया। उन्होंने कहा ये अगर घर रहेगा तो ये पागल हो जाएगा या ये सुसाइड कर लेगा। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो भैया सारी दुनिया सेल कर दो, तुम सब प्रॉफिट में उठोगे। इंट्राडे में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना और ज़्यादा मुश्किल। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ अर्निंग ईजी मनी। हेलो दीपक सर, वेलकम टू द इन्वेस्टोग्राफर पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। दीपक सर, अगर अपन शुरुआत करें कि स्टॉक मार्केट से आप किस तरह से इंट्रोड्यूस हुए, उस जर्नी को हम जानना चाहते हैं कि आप मार्केट में कैसे आए, और क्या आपकी जर्नी भी वैसी ही थी जैसे हर रिटेलर की जर्नी होती है कि जहाँ पे पहले आता है, इधर उधर की चीज़ें देखता है, फिर उसको एक बात पता चलती है कि ऑप्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और फिर वहाँ से जो उसका डाउनफॉल शुरू होता है। क्या उसी तरह की जर्नी थी या इसमें कुछ अलग ट्विस्ट था? बिल्कुल यही जर्नी थी, लेकिन मेरी जर्नी थोड़ी पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि फाइनेंस जो है वो मेरा शुरू से सब्जेक्ट रहा है जी। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था देखने में कि दुनिया में क्या हो रहा है, डॉलर कहाँ चल रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या है, अपना निफ्टी कहाँ चल रहा है। और मैं ये सब निफ्टी को मैं तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब मैं 12th के बाद मैंने अपना एक 18 जब मैं हुआ तो मैंने तभी एक अकाउंट खोल दिया अपना डीमैट का। और ये कब की बात है? 1995 की। अच्छा, उतनी भी पुरानी नहीं है। हाँ, लेकिन 30 साल हो गए, 35 साल। तो वहाँ से अपन ने एक अकाउंट खोल लिया। और उस वक्त क्या था कि जब मैं क्लास 10th कर रहा था, तो क्लास 10th की जब छुट्टियां हुई तो मैं बहुत शरारती बच्चा था, तो मेरी मम्मी कहती थी जाओ इसे, मेरे फादर से, कि जाओ इसे अपने साथ फैक्ट्री ले जाओ। तो हम लोगों का सिरेमिक केमिकल्स का काम था। अच्छा। तो पापा मुझे रोज़ सुबह जो है अपने साथ ले जाते थे और मैं वहाँ बैठता था पापा के साथ, तो मैं काम सीखने लगा। तो क्लास 10th के बाद ही मैंने अपने फादर को एक तरह से ज्वाइन कर लिया बिजनेस में। फिर हाई स्कूल हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया इसमें अपना स्टॉक मार्केट में। लेकिन तब से लेके और 2016 तक मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा, 1995 से लेकर 2016 तक कोई लॉस नहीं हुआ। 20 साल तक आप प्रॉफिटेबल रहे। हाँ, वो क्यों रहा, मैं उसके पीछे ये था कि दिस वॉज नॉट माई प्राइम बिजनेस। मेरा जो सिरेमिक का मैं काम कर रहा था वो मेरा बहुत अच्छा काम था, मतलब उसमें इतना बढ़िया काम था कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उस वक्त मेरे को ये समझ आया कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन मेरे को ये पता था कि टॉप 10 कंपनीज इंडिया में कौन सी हैं, क्योंकि काम ही आपका वो था। तो मैं उस वक्त थोड़ी समझ रख रहा था। तो तब भी रिलायंस टॉप 10 में ही आती थी, आज भी रिलायंस टॉप 10 में, तब भी टॉप पे आती थी, आज भी टॉप पे है। HDFC बैंक तब भी प्रीमियम बैंक था, आज भी प्रीमियम है। बैंक नहीं था, मतलब पेरेंट कंपनी थी। ITC तब भी बहुत अच्छा स्टॉक था, आज भी बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तब भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है। और वो ग्रेडिंग आज तक चेंज नहीं हुई। टॉप 10 स्टॉक्स में मेरे ख्याल से 1 या 2 ही स्टॉक होंगे जो नए आए हैं और जो पुराने निकले हैं। अदरवाइज टॉप 10 ने अपना वो डेकोरम मेंटेन करके रखा है और कंटिन्यूसली वो अपनी उसी तरह से, जैसे देश बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं चीज़ों के, महंगाई बढ़ रही है, तो उनके भी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और वो देश के साथ ग्रो कर रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल से। तो मैं क्या करता था जी, उस टाइम में 700 रुपये का रिलायंस होता था, फिर वो स्प्लिट हो गया या बोनस आया था, उस पर कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि रिलायंस ने अपनी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 बार ही बोनस दिया, उन्होंने बाकी दिया ही नहीं है। जबकि विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में लोग बन गए, मतलब अरबपति, करोड़पति तो छोड़ो, 100 करोड़ रुपए लोगों ने कमा लिए अगर उस टाइम किसी ने इन्वेस्ट किया और आज तक होल्ड किया। तो रिलायंस का वो 462 रुपये का कुछ फ्यूचर होता था और उस टाइम फ्यूचर भी 1000 क्वांटिटी का था। तो मैं एक लॉट ले लिया मैंने। अब मेरे पास टचवुड भगवान की कृपा ऐसी थी, बिजनेस में पैसा बढ़िया था। अगर वो 50 रुपये गिर गया तो मैंने एक और ले लिया, वो और 50 गिर गया, मैंने एक और ले लिया। तो मैं उसको एवरेज करता रहता था, एवरेज डाउन करता रहता था। और मतलब ऐसा भी हो गया कि कई दफ़ा मेरे पास 10 एक लॉट भी हो गए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है 5, 7, 10 लाख अगर M2M देना भी पड़ जाए, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये रिलायंस है, ये तो चलना ही है। अगर ये नहीं चलेगा तो देश भी नहीं चलेगा। मतलब अगर आपका पैसा रिलायंस में लग के नहीं बढ़ रहा आज की तारीख में, तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा घर रख के भी नहीं बढ़ने वाला। इंडिया में कहीं पे भी लगा दीजिए, वहाँ नहीं बढ़ने वाला है नहीं वो।
तो उस वक्त क्या था जी, मैं ऐसे लेता रहता था, 2-4-6 महीने एवरेजिंग में कई दफ़ा लग जाते थे और मैं प्रॉफिट में निकल जाता था। तो ये मेरा सिलसिला पिछले करीब 15-20 साल चलता रहता था। मेरा विदेशों में भी काफ़ी काम था, तो मैंने अगर आज कोई पोजीशन ले ली और मैं 15 दिन नहीं लूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि रिलायंस में मेरा पैसा लगा हुआ है तो ये क्या होगा। और कभी ऐसा होता भी था तो उस टाइम में ऑनलाइन सिस्टम इतने नहीं थे, ब्रोकर आपके घर ही आ जाता था और वो घर पे ही से ही चेक ले जाता था और इन दोनों तो चेक के अगेंस्ट में लिमिट भी मिल जाती थी, सब काम हो जाते थे। अभी तो ये लिमिट नहीं मिलती, उस टाइम में तो आपके पास अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए हैं तो वो 1 करोड़ का भी आप सौदा लेके जा सकते थे और ब्रोकर खुले हाथ से लिमिट भी दे रहे थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर मेरे दिमाग में किसी ने, मतलब 2015 तक मेरा ये चलता रहा। इस बीच में मेरा जो कोर बिजनेस था वो भी काफ़ी ग्रो हुआ, लेकिन 2012 और 13 के बाद एकदम से उसमें टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ गया। अब टेक्नोलॉजी शिफ्ट ये होता है कि पहले कोई प्रोडक्ट ए बाज़ार में चल रहा होता है, वो ऑल ऑफ ए सडन उसकी डिमांड ख़त्म और बी आ गया। अब मैं इसका उदाहरण ऐसा देता हूँ, मैंने और भी पहले भी अपने एक आध पॉडकास्ट में बोला है कि पहले जैसे कैसेट चला करते थे, ऑडियो कैसेट, बिल्कुल, फिर वो सीडी में तब्दील हुए, फिर वो सीडी भी पेन ड्राइव में हुई, अब यूट्यूब और स्पॉटिफाई और ये सब आ गए हैं प्लेटफॉर्म। तो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल, मतलब टेक्निकल शिफ्ट है। एक प्रोडक्ट ख़त्म हुआ, नया प्रोडक्ट आ गया। ऐसे ही सिरेमिक में मेरा जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मार्केट में उसकी डिमांड, और जो नया प्रोडक्ट था जो उसमें कैपेक्स लगने वाला था, जो इन्वेस्टमेंट होने वाली थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा कि ये हम करके शायद कमा ना पाएँ। तो डिसीज़न ये लिया गया मेरे द्वारा कि भाई अब इस काम को बंद करना पड़ेगा, तो कुछ और काम करते हैं। तो जर्नी इतनी इजी नहीं रही 2012-13 के बाद, या एक्चुअली 15 के बाद। कुछ पैसे मेरे पास मेरे बिजनेस बंद करके जो आए वो मैंने कहीं ब्याज पे लगा दिए, वो पैसे ही मर गए। उसके बाद मैंने 3-4 और बिजनेसेस करे, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बड़ा पॉपुलर है कि जिसके पास पैसा है और उसको अकल कुछ नहीं है तो वो बिल्डर बन जाता है। एक ज़मीन लेता है, उस पर मकान बनाता है और वो बेच देता है। तो हमने ये भी ट्राई किया, लेकिन उसमें एक रेपुटेशन नहीं मिल रही थी उतनी अच्छी, और ऐसा लगा कि ये अपने लेवल का काम नहीं है, तो वो नहीं करा। फिर एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम और जो उसका रिटर्न था वो अपने माफिक नहीं था, क्योंकि हमने पहले लाखों और करोड़ों देखे और रिटेल में अब हम 100 और 50 और 500 देख रहे थे। तो जब आप, मतलब ये एक साइकोलॉजी है कि जब आप एक बड़े बिजनेस में एक बड़ा पैसा आते जाते देखते हैं तो आप छोटा व्यापार रिटेल वाला नहीं कर सकते, गल्ले पे नहीं बैठ सकते, काम करने में मज़ा नहीं आता। क्योंकि हमारा जो वो था प्रोडक्ट, वो ऐसा था कि 300 रुपये किलो से तो शुरू ही होता था, अब 1 टन माल गया 3 लाख रुपए आ गए। तो उसमें क्या था, एक स्केलेबल बिजनेस था वो, और काफ़ी हमने स्केल भी किया उसे मेरे आने के बाद। लेकिन अब ये 200, 500 और पूरे दिन में 20,000 में मज़ा नहीं आ रहा था, तो वो मैंने उसे वाइंड अप कर दिया। तो फिर मैं इस पे आ गया, फुल टाइम ट्रेडर बन गया। अब जब मैं फुल टाइम ट्रेडर बन गया तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने रिलायंस में पैसा लगाया और ये रिलायंस 6 महीने नहीं बढ़ा, तो मेरे को तो मंथली एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, भाई आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आप ये तो नहीं कर सकते कि 6 महीने आप पैसे डाले जा रहे हो और 7वें महीने आपको पैसा मिल रहा है, वो तो फिर बिल्डर ही हो गया। लेकिन मुझे तो भाई घर चलाना था अपना, बच्चे मेरे ग्रो कर रहे थे, फैमिली थी। तो मैंने कहीं से उड़ता उड़ता सुना ऑप्शंस, जैसे अभी आपने कहा। अब ऑप्शंस पहले मैं बाय करता था, फिर बाइंग में भी बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस टाइम में एक शेयर होता था, 2012-13 की बात बता रहा हूँ मैं, जब मेरे को ऑप्शंस पता लगा क्या होता है, या शायद उससे भी 1-2 साल पहले की बात होगी। तो एक शेयर था जो 20 रुपये से उठ के एकदम 100 रुपये हो गया। अच्छा। 3 दिन में, शायद 4 दिन में। उस शेयर का नाम था RNRL। वो अनिल अंबानी जी की कंपनी थी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, कुछ उसका RNRL नाम था। उसमें ये था डे 1 से कि ये कोई गैस की पाइपलाइन डालेंगे और उसमें जो है मतलब वो होगा। उसमें आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन शेयर 20 रुपये से 100 रुपये हो गया। उन्होंने सबको चिपका दिया अपना माल, और वो खुद बाहर हो गए। तो उसमें क्या हुआ कि हमें उस टाइम में किसी ने बताया कि ये ऑप्शन होती है। अच्छा। तो अब हमें तो वो रिलायंस की एवरेजिंग वाला ध्यान था, तो हमने पहले दिन वो ऑप्शन ली थी शायद 25 रुपये की,
एक लॉट। अब 25 रुपए की वो ऑप्शन ली तो उसमें कुछ 40-50 हज़ार जो भी लगे होंगे, मुझे अब एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन पैसे की अपने को कमी नहीं थी भाई उस वक्त। तो 25 की 20 आ गई, हमने एक और ले ली। वो 20 की 15 आ गई, हमने एक और ले ली। वो 10 आ गई, हमने भाई सब 4 लॉट और ले लिए। वो अल्टीमेटली 50 पैसे रह गई। तो मैंने कहा दीपक अब तो 1 लाख खरीद लो। मैंने भाई साहब उस पर 1 लाख उसकी क्वांटिटी खरीद ली। मैंने कहा 50,000 ही तो लग रहे हैं। अब वो मैं रोज देखता था, मुझे लॉस वहाँ दिखाई देता था। आपको वो एक्सपायरी वाला चीज़ पता नहीं था? मुझे एक्सपायरी वाली चीज़ पता नहीं थी। अच्छा। अब मेरे को ध्यान है वो टाइम भी कौन सा था, जनवरी से फरवरी में हम शिफ्ट हुए। हाँ। अब मैं सुबह देख रहा हूँ तो मेरी पोजीशन ही नहीं है। अब मेरा बड़ा परेशान, मैंने कहा वो मेरे 4-5 लाख रुपए लगे हुए थे भाई, वो कहाँ गए ऑप्शन में? तब मंथली एक्सपायरी होती? तब मंथली एक्सपायरी होती थी, वीकली तो कुछ होती नहीं थी। अब मैं ब्रोकर को फ़ोन कर रहा हूँ तो वो कह रहा है सर वो तो एक्सपायर हो गया, वो तो ख़त्म, वो तो प्रोडक्ट ही अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो कल तक था, आज नहीं है। तो बड़ा मतलब इट वॉज ए शॉक टू मी। मतलब मैं तो झटका खा गया। खैर वो भी कोई बहुत बड़ा झटका नहीं था। तब कितने गए थे? 4-5 लाख रुपए गए थे, लेकिन तब मेरा बिजनेस चल रहा था तो मुझे कोई बड़ा टेंशन नहीं थी। मतलब वो मैं वहाँ से कमा के पूरे कर सकता था। अब जी हुआ क्या कि मैं थोड़ा थोड़ा ऑप्शन को समझने लगा। तो समझते समझते किसी ने ये समझा दिया कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है भाई, उसके लिए चार्ट, मोमेंटम, ये वो सब समझना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा है। अच्छा। तो भाई लगा भाई बड़ा काम करना है, महीने के 3-5 लाख रुपए भी बनाने हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में घुस गए। और वो ऐसे घुसे कि उसमें मैं तो क्या घुसता और कमाता, लेकिन मार्केट को मैंने करीब करीब समझिए कि लोग 5 फिगर 6 फिगर कहते हैं, मैंने 8 फिगर में पैसे दे दिए। नंबर बता दीजिए। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1 करोड़ ऑफ रुपीज़, या 2 भी टच कर रहा है वो फिगर। अच्छा। अब मैं बड़ा परेशान कि भाई मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैं, किसी ने कहा भाई कोई एक जगह है वहाँ चले जाओ, उससे सीख लो, ये सिखाता है, ये बताता है। मतलब आप 2015 से 2018 तक की मेरी हालत ये थी कि किसी ने कहा, मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ, नोएडा मेरा ऑफिस है, किसी ने कहा जी आप आगरा चले जाओ, तो मैंने गाड़ी उठाई और मैं आगरा पहुँच गया सीखने के लिए। किसी ने कहा जयपुर चले जाओ, मैं जयपुर चला गया डेस्परेट सीखने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि भाई मेरा पैसा गया है तो मुझे वापस तो लाना है। किसी ने कहा अहमदाबाद चले जाओ, मैं अहमदाबाद चला गया। किसी ने कहा चेन्नई चले जाओ, मैं चेन्नई चला गया। किसी ने कहा बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे। आप ये देखिए कि मैंने अपनी स्कूलिंग में नर्सरी से लेके 12th तक में शायद मेरे पिताजी ने 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए होंगे मेरी पूरी स्कूलिंग पे, लेकिन 2015 से 2018 तक मैंने 25-30 लाख रुपए अपनी लर्निंग पे खर्च कर दिए, लेकिन मेरा लॉस फिर भी नहीं रुक रहा था। और 2017-18 में एक फेज़ ऐसा आया, शायद 19 में आया, कि मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैं सुसाइड करने की सोचने लगा। और मैंने 1-2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर ली, इतना ज़्यादा और डिप्रेशन में मैं आ गया। तो हम गाज़ियाबाद में एक हॉस्पिटल में जाके हमारे घर वालों ने भर्ती करा दिया। उन्होंने कहा ये अगर घर रहेगा तो ये पागल हो जाएगा या ये सुसाइड कर लेगा। अब डिप्रेशन में जब आप भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में तो बड़ी एक अजीब सी कंडीशन होती है कि एक तो आपकी दवाई चल रही होती है और आप कुछ कर तो सकते नहीं है वहाँ। भाई कोई पैर में दर्द हो तो मैं उसे बताऊँ कि भाई मेरे पैर में दर्द है। अब डिप्रेशन में तो बस वो मुझे सेडेटिव दे देते थे, मैं 8 घंटे सोता रहता था, फिर मैं उठता था, फिर मेरे वही ख्याल आने लगते थे, फिर मेरी फैमिली मिलती थी, दे ट्राई टू एनकरेज मी। तो ये सब चलता रहा, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं वहाँ लेटे लेटे ना ये एक बात दिमाग में घूमती रहती थी कि मेरा पैसा जाग आ रहा है, मेरा पैसा जाग आ रहा है, अगर कोई तो कमा रहा है। और इन दिनों मैं ट्विटर पे देखता था 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 25 लाख के M2M दिखते थे, कोई ये भाई, कोई वो भाई, कोई ऐसा, कोई वैसा। भाई बड़ा मतलब समझ ही नहीं आ रहा। खैर मैंने उन्हें भी कांटेक्ट किया, वो सब लोग जो थे, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से जितनी उनकी समझ थी और जितना मैं समझ सकता था सबने सिखाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों ने नहीं सिखाया, किसी ने फ्री सिखाया, उनका मैं ग्रेटफुल हूँ। किसी ने पैसे लेके सिखाया, मैं उनका और ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। किसी ने एक्सपीरियंस दे के सिखाया कि हम बाजार में सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ ना सिखा रहे, उसका भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं ये सीख पाया, सीख गया। हाँ। लेकिन मैं
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। फिर मैं 3-4-6 महीने मार्केट से बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था, क्योंकि मैंने किताबों में लोगों के जा के ये समझा और सीखा था कि F&O तो ज़ीरो सम गेम है। यानी आपका पैसा मेरे पास, मेरा पैसा इनके पास, इनका पैसा किसी और के पास, या अगर हम तीनों लूज़र हैं तो चौथा कमा रहा है, और हम चारों लूज़र हैं तो पांचवा कमा रहा है। पैसा यहाँ का यहीं मूव हो रहा है, लेकिन वो पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा। जैसे कि आज आप एक रिलायंस का शेयर खरीद लें, आपने 3,000 रुपये खरीदा और वो 45 हो गया, तो आपकी वेल्थ जनरेशन हुई, वो पैसा कहीं से बढ़ा, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, प्राइस और टाइम। तो आपने प्राइस तो पे किया खरीद के, प्लस और टाइम भी दिया, तो वो पैसा आपका ग्रो हुआ। लेकिन F&O में तो कुछ ऐसा है ही नहीं भाई। अगर मैं हार रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो पैसा जा रहा है। और यही एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि मुझे ये समझना ज़रूरी हो गया था कि ये मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। और अगर कोई आप कमा पा रहे हो तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। मैंने अपनी इस इच्छा को मरने नहीं दिया। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई वाइफ, टू माई फैमिली, मेरे फादर मदर, मेरी वाइफ, दे सपोर्टेड मी अलॉट। जनरली ऐसे टाइम में लोगों के घर में झगड़े, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। मेरी वाइफ ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। और हालत ये थी कि मैं रोज़ सुबह बैग उठा के अपने ऑफिस जाता था। किसी दिन आए तो 2,000 रुपये आए, और लॉस हो रहा है तो लाख रुपए का हो रहा है, लॉस हो रहा है 50,000 का हो रहा है। तो उसने मेरे से ना आके पूछना ही बंद कर दिया कि आज क्या हुआ, कितने कमाए, क्या हुआ। क्योंकि उसे पता था कि अभी वो पूछेगी और मैं नाराज़ होऊंगा और गुस्सा होऊंगा, तो एक बड़ा नेगेटिव माहौल हो जाता है। वो कहीं का गुस्सा कहीं और निकलता और ये भी फैक्ट है, कई दफ़ा मैं लॉस लेके आता था, बच्चों पे गुस्सा निकल जाता था, कई दफ़ा मेरे एम्प्लॉयज़ पे निकल जाता था, कई दफ़ा ड्राइवर पे निकल जाता था। तो कुल मिला के क्या, क्योंकि आपकी फ्रस्ट्रेशन तो आप कहीं ना कहीं तो निकलेगी। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो थी चलती नहीं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं फिर भी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहा, मैं बाहर की वीडियोस भी देखता रहा, मैं बुक्स पढ़ता रहा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने का मतलब शौक नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने अपनी पूरे टाइम में नहीं पढ़ी, कॉलेज से और पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी, उससे ज़्यादा किताबें मैंने स्टॉक मार्केट की पढ़ दी। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो इस किताब में लिखा है उसका तो उल्टा ही हो रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाजार बढ़ेगा और मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, तो भाई साहब उसने तो कसम खा ली कि बढ़ना ही नहीं। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि मैंने अपने आप को इंडिकेटर नाम दे दिया कि अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो भैया सारी दुनिया सेल कर दो, तुम सब प्रॉफिट में उठोगे। ये हर ट्रेडर के साथ होता है कभी ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग, आज देखो मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, मैं हंस पा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम में मैं रोता था। यू वोंट बिलीव, आप आज मेरी सक्सेस को लोग देख रहे हैं क्यों, और मैं हंस भी रहा हूँ। और लेकिन मैंने कितनी रातें रो रो के काटी हैं, और कितनी बार मैंने ये सोचा है कि आज मेरे को मरना है, या कितनी बार मैंने ये सोचा है कि कल मैं घर कैसे चलाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली कुआं भी पानी निकालते रहो ख़त्म ही हो जाएगा। कितने लोगों से मैं कर्जा लेके आया और मैंने अपना फिर पैसा ट्रेडिंग में डाला और फिर लूज़ किया। एक वक्त ऐसा भी आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं किसी अपने रिश्तेदार के पास गया कि भाई 10,000 दे दो, उसने मना कर दिया कि नहीं भैया तुझे नहीं देंगे। और आज वही रिश्तेदार मुझसे कहता है कि मेरा 1 करोड़ ले लो और भाई साहब मुझे कोई टिप दे दो, या मेरे स्टॉक मार्केट में पैसे मैनेज कर दो, या आप मुझे सिखा दो। तो समय एक ऐसी चीज़ है जो बदलती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो एक चीज़ हर किसी ट्रेडर को समझनी चाहिए, और मैं भी बहुत पैसा और 5 साल दे के समझा कि इसमें ईजी मनी नहीं है। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ अर्निंग ईजी मनी। दूसरा, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है अपनी लाइफ में, तो आप स्टॉक मार्केट में भी डिसिप्लिन नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे होप और ग्रीड साथ साथ चल रही है। अब आपको मैं उदाहरण दूं कि मैंने एक कॉल ली, मैं उस वक्त बायर था, तो मैं आपको उसकी बता रहा हूँ, फिर मैं सेलिंग वाली भी बताऊंगा कि सेलिंग में क्या मुंह रखता है कि। तो मैं बायर था, तो मैंने मान लीजिए कोई 200 रुपये की कॉल खरीदी, वो 150 हो गई तो मैंने फिर उसे एवरेज कर लिया, वो 100 हो गई तो फिर मैं एवरेज कर रहा हूँ।
अरे मैं ये तो देखूं कि भाई मेरे से बाजार विपरीत चल रहा है। अगर मेरा मैंने analysis कॉल गलत हो ली है तो बाजार ऊपर की जगह नीचे जा रहा है, मुझे पुट लेनी चाहिए थी। और यही समझने में 94% लोग फेलियर हैं। सेबी और एनएससी का डेटा ये कहता है कि 94% पीपल आर लूजिंग मनी इन ऑप्शंस या स्टॉक मार्केट। तो क्या हम सारे के सारे इतने बेवकूफ़ हैं कि यही नहीं समझ पा रहे कि हमें कॉल लेनी है, पुट लेनी है? अगर मैं बायर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बिल्कुल हाँ। मार्केट को नहीं देख रहे, खुद को जो करना है वो करे जा रहे हैं, मार्केट की सुन ही नहीं रहे। एक्चुअली इसमें भाई साहब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपकी भी एक जर्नी होगी कि आपने पहले दिन पॉडकास्ट किया तो वो उसमें कुछ गलतियाँ खामियाँ रही होंगी, फिर देन यू मस्ट हैव गिवन योर लर्निंग। या जैसे अभी हम ये सेट कर रहे थे तो इसमें आपने अपनी लर्निंग करी कि माइक एंगल ऐसा हो, कैमरा एंगल ऐसा हो, सब तो एक लर्निंग आपके साथ जुड़ी हुई है बिल्कुल। एंड यू हैव गिवन योर टाइम टू इट। आज स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा कोर्स अवेलेबल है जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है? मेरे पास 50,000 रुपये हैं, मेरे को 50,000 में ये लगता है और तो कोई काम मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज एक स्ट्रीट साइड ठेला भी खोलना जाओ तो वो भी 50,000 में नहीं खुल सकता। 4-5 लाख उसमें भी लग जाते हैं। उसमें भी 2-3 लाख तो लग ही जाते हैं। तो मुझे लगता है 50,000 में मेरे लिए सबसे आसान काम स्टॉक मार्केट है। घर बैठे करना है, घर बैठ के करना है। तो कोई एंट्री बैरियर नहीं है ना, कोई भी कर एंट्री सकता बैरियर है। नहीं है, कोई भी कर सकता है। मतलब स्ट्रीट पर किसी को बिजनेस भी ओपन करना है तो कुछ बनाना आना भाई चाहिए, कुछ साहब करना आना हर्षद चाहिए। मेहता के टाइम में रिक्शे वाला तक आपका जो है शेयर खरीद रहा था। बिल्कुल। अभी जो ये बुल रन चल रहा है इसमें ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं स्टॉक भी खरीद रहा हूँ, मैं ऑप्शंस भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब बुल रन होती है तो हर गधा घोड़ा स्टॉक भाग रहा होता है। बिल्कुल। मैं ऐसे ऐसे स्टॉक देख रहा हूँ और ऐसे सिर पकड़ लेता हूँ मैं अपना कि पिछले 15 साल में तो वो भाई साहब 100 से आया 150, 15 साल का उसका चार्ट ऐसा घूम रहा है और पिछले 6 महीने में वो 150 से पहुंच गया 1500। तो यहाँ पे सेबी और एनएससी कुछ नहीं देख रहे, नहीं देख यहाँ पे उनका कोई रेगुलेटरी नहीं काम कर रही, यहाँ कोई झोल नहीं है। यहाँ कोई झोल नहीं है। लेकिन आपके यहाँ एक साइन गलत हो जाए तो उस पर रेगुलेटरी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ये भी कुछ चीज़ें शायद नहीं कंट्रोल कर पा रही। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि छोटे लोगों को दबाने का काम जो है रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से हो रहा है। देखिए मैं इस पे तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ क्योंकि लग तो वही रहा है। लग तो वही रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी थोड़े दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद मनी कंट्रोल पे या किसी साइट पे, जीरोधा ने ये बोला कि हमने पिछले 3 साल में शायद 4 या 6 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं विद एवरेज वैल्यू इन द अकाउंट फॉर अबाउट 50 to 60,000, यानी कि बाजार में 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ रुपया आया है। तो बाजार तो देखो बढ़ रहा है, तो उसके पीछे रीजन है कि इतना पैसा आया है, पंप हो रहा है पैसा, पैसा पंप हो रहा है। लेकिन वो पैसा छोटे हाथों से निकल के बड़े हाथों में जा रहा है। रिच पीपल आर बिकमिंग मोर रिच, पुअरर इज बिकमिंग मोर पुअर। तो वो जो गैप हमारी सोसाइटी में है वो बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और स्टॉक मार्केट में तो खास तौर से बढ़ रहा है। गरीब आदमी पैसा कमा के ला रहा है, डीमैट में डाल रहा है और अमीरों को दे रहा है। अब इसमें एक और भी बात होती है, क्योंकि प्रॉपर लर्निंग नहीं है किसी की। आज जब से मेरे थोड़े से पॉडकास्ट आए हैं या कुछ है, लोग मेरे पास आते हैं और मैं लोगों को आज मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से पैसे ले के बताया हो। हालांकि मेरा कोर्स है, मैं पैसे लेता हूं, लेकिन मैंने किसी को पढ़ाया नहीं है पैसे लेके। जितने भी लोग आते हैं 90% ऑफ द पीपल फेल टू सी 90% ऑफ द पीपल फेल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सी ए चार्ट। क्या चार्ट देखना इतना मुश्किल काम है? लेकिन लोग फेलियर हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बनने में आज 10 साल लगते हैं। एक पहले वो MBBS करता है, फिर MD करता है, फिर कहीं इंटर्नशिप करता है, फिर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करता है, फिर वो अपनी क्लिनिक खोलता है और वहाँ 500,000 रुपये लेता है। तो आप देखो, एक डॉक्टर को बनने में 10 साल लगते हैं, एक इंजीनियर को 6 साल लगते हैं, टीचर भी अगर कोई मतलब ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करेगा तो टीचर की जॉब कर सकता है, उसे भी 2 साल लगते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रेडर सुबह 9 बजे ट्रेडर बनता है,
9:15 बजे ट्रेड लेता है, 10:30 बजे तक तो वो पोजिशनल ट्रेडर हो जाता है, और 12 बजे तक वो कहता है मेरी तो जर्नी खत्म, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। मतलब हाउ स्मॉल इज द जर्नी। तो क्या उसने ये कोशिश करी कि भाई मैं जो हूँ इस पे थोड़ी सी लर्निंग कर लूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले। लूँ। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनकी ज़रा सी एक साइकोलॉजी टेस्ट करता हूँ। तो मैंने अपने ना वहाँ ऑफिस में, जब मुझे पता होता है कि कोई आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 किलो सेब ला के रख लेता हूँ। तो सेब आप सबको पता है भाई बहुत अच्छे से अच्छा 200 रुपये किलो होगा। तो मैं उससे कहता हूँ भाई ये सेब है, तुम ले जाओ, इससे बड़ी अकल आती है, तुम 5,000 रुपये दे दो मुझे। आज तक मुझे सेब का बायर नहीं मिला। लोग सब्जी लेने जाएंगे, वहाँ 2, 5, 10 रुपए की बार्गेन करेंगे, रिक्शा करेंगे, टैक्सी करेंगे, वहाँ 100 रुपये बचाने की सोचेंगे। कुछ खाने जाएंगे, वहाँ सोचेंगे बचाने की। कमीज लेंगे, उसमें सोचेंगे बचाने की। लेकिन स्टॉक मार्केट में 50,000 दे देंगे, लाख दे देंगे, और उसके बाद भाई साहब घर बेच के भी पैसा ला के दे देंगे। बीवी का गहना बेच के भी ला के पैसा दे देंगे मार्केट को। तो ऐसा क्या एक एडिक्शन है? एडिक्शन से ज़्यादा ग्रीड है। वो जुए वाला कहीं ना, वो जुए वाला फैक्टर आ जाता है। अब इसको अगर मैं फुल टाइम बिजनेस लेता हूँ, तो बिजनेस का आज कोई भी धंधा करें हम, बड़े से बड़ी कंपनी का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो 20 से 24% के बीच में होता है, यानी 1.5 से 2% कमा सकती है वो कंपनी पूरे साल में। बिल्कुल। एफडी में रिटर्न है 6% की। एनएससी, पीपीएफ, ये सब जो गवर्नमेंट की स्कीम लॉक इन वाली हैं, इनमें शायद 7% मिल जाता है, 7.5%, 8% तक मिल जाता है। म्यूचुअल फंड 13-14% तो सारे दे देते हैं मोस्टली। निफ्टी का ईटीएफ अगर आप ले लेते हैं तो उसका 15% का CAGR है पिछले 20 साल का। लेकिन इसके बाद जो एक ट्रेडर आता है वो अपने आप को इतना स्मार्ट समझता है कि मैं निफ्टी को भी बीट कर लूँगा और मैं 50,000 लगा के 2 लाख कमा लूँगा। वो भी एक महीने में। मेरे पास कम से कम 20 व्हाट्सएप मैसेज पड़े हैं कि सर मेरा नुकसान हो गया। भाई कितना नुकसान हो गया? 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब क्या है, कैसे कमाना चाहते हो? सर मेरे पास 50,000 है। तो यानी कि 20,000 से अगर हम 50,000 की बात कर रहे हैं तो कितने फोल्ड्स रिटर्न की बात हो रही है। आदमी सोचते हुए बोल भी नहीं रहा कि मैं अगर अपना इसको एज ए बिजनेस करता हूँ स्टॉक मार्केट तो 2 से 3% मुश्किल से कमा पाता हूँ, और वो बात कर रहा है कि मुझे 40x रिटर्न चाहिए। जब हम लाइव लेते हैं तो काफ़ी सारे लोग उस तरह से लिखते हैं कि सर मैं मार्केट में आया था, FNO में मैंने 5-6 लाख रुपए जो भी उनका नंबर रहता है वो गवा दिया, अब मुझे कोई एक ऐसा स्टॉक बता दीजिए कि ये सारे पैसे रिकवर हो जाए। कैसे हो जाएंगे? रिकवरी तो वैसे ही होते हैं जैसे यानी कि मतलब तुम्हारे पास 50,000 रुपये हैं और तुम्हें ऐसा कोई हम स्टॉक बता दें कि भाई साहब मैं स्टॉक यहाँ 50, 100, 200 का लूँ और वो सीधा 1000 हो जाए। अगर ऐसा हो तो मैं फिर भाई साहब पॉडकास्ट के लिए हेलीकॉप्टर से आऊँगा, मैं फिर बस ट्रेन हवाई जहाज की टिकट लेके नहीं आऊँगा, मैं तो फिर चार्टर्ड प्राइवेट से आऊँगा। अभी भी वही थिंकिंग है इतना लॉस करने के बाद भी कि फिर भी कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। मैं भाई साहब हर पॉडकास्ट में, अपने हर इंटरव्यू में, हर जगह जाके ये बोलता हूँ कि अगर आप इसे एज ए बिजनेस लेते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम कमाई किसी अच्छे से अच्छे बड़े ट्रेडर की हो सकती है। एक्सेप्शनली हम 2-4 लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई एवरेज अपनी पूंजी लगा के कमा पा रहा है तो वो 1.5 से 2% महीने का निकाल ले तो मैं उसे सुपर ट्रेडर बोलता हूँ। बिल्कुल। अगर किसी आदमी ने पूरे साल काम किया और वो 10, 20, 50 हज़ार के लॉस में है तो मैं उसे कहता हूँ तू हीरो ट्रेडर है, क्योंकि तूने अपनी कैपिटल सिक्योर कर ली 1 साल काम करने के बाद। तूने घर से नहीं दिया, टाइम दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तूने कैपिटल सिक्योर कर ली। तू उन लाखों लोगों से बेटर है जो अपनी कैपिटल ही 0 करे बैठे हैं। जो बचाना सीख गया वो कमाना भी सीख जाएगा। तो आज की तारीख में मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ मैं बगैर हेज के तो ट्रेड नहीं लेता। ये मैंने कसम खा रखी है कि मुझे अगर कोई, मतलब ये समझ लो कि जो मार्केट चला रहा है बंदा, या कोई ऐसा ऑपरेटर है, या कोई भगवान है, या कोई इस मार्केट का खुदा है, वो आके कह दे कि भाई साहब आप ये शेयर X ले लो और ये वहाँ कल 100 रुपये बढ़ने वाला है, अगर मैं उसे ले भी लूँगा तो मैं उसकी पहले ये देखूँगा कि मेरे से ये क्या लेके जाएगा। मैं पहले हेज लूँगा, बाद में मैं कुछ सोचूंगा कि मेरे को क्या कमाई होगी।
राइट। रिस्क अपने मेरा control में होना चाहिए। मेरा ट्रेड लेने से पहले अपने आप से सवाल ये होता है कि भाई ये मुझे क्या देगा, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मार्केट कितना मूव करेगी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं मार्केट को क्या देने वाला हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, क्या मैं इसमें कोई ऑप्शन बाय करके या कुछ भी करके, जैसे कि फ्यूचर लिया मैंने और कोई हेज कर दिया उसे पुट बाय करके, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, क्या वो मेरी पूरी कैपिटल का 1% 2% के अंदर आ रहा है, तब तो मैं उस ट्रेड को लूँगा। अगर वो 10% ऑफ द कैपिटल है तो भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं कमाने ही 18 से 20% वाला हूँ पूरे साल में, और 10% मैं एक ट्रेड में दे दूँ तो मैं तो फिर बेवकूफ़ी बन गया ना। फायदे का सौदा ही नहीं है। जो लोग इंडेक्स में ट्रेड, और आज मैं आपको बताऊं ये चीज़ आप भी महसूस करेंगे और आपने देखी होगी और ऑडियंस भी इससे अपने आप को कोरिलेट कर पाएगी, आज तक मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो मेरे से ये कहे कि सर मैंने रिलायंस का फ्यूचर लिया था, मैं लॉस में आ गया मैंने HDFC बैंक का फ्यूचर लिया था, मैं लॉस में आ गया, मैंने कोटक लिया था, मैं लॉस में आ गया, मैंने मारुति लिया था, मैं लॉस में आ गया, या मैंने टॉप 10 कंपनी में से कुछ भी लिया था, मैं लॉस में आ गया। सब बैंक निफ्टी में बर्बाद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी एक इतना बड़ा दानव बनता जा रहा है इस मार्केट का कि वो 100 करोड़ को भी घुसा सकता है, 1 लाख को भी घुसा सकता है, 5 लाख को भी घुसा सकता है, 50 लाख भी घुसा सकता है, और 100 करोड़ भी घुसा सकता है अपने अंदर। उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। भूख ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर आदमी उसमें घुसा पड़ा है, तो वो एक इतना बड़ा रिसोर्स पूल बन गया है, यानी कि वहाँ पैसा इतना ज़्यादा लग रहा है कि हर आदमी वहीं भाग रहा है। भगदड़ मच गई है। भगदड़ मच गई है। तो इसलिए मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैं 1995 से 2015 तक बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मेरा एक 4-5 साल बहुत बैड फेज ऑफ लाइफ आया। फिर मैंने कोविड आया तो मैं कमाना शुरू हो गया, और फिर वो जर्नी कंटिन्यू चल रही है। थोड़ा सा अपने आप को अपस्किल करते जा रहे हैं, ऑटोमेट करते जा रहे हैं सिस्टम को, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। अच्छा, आपने अपनी जर्नी शेयर की, इसमें 2-3 मुझे सवाल है, बट क्योंकि अपन कंटिन्यूएशन में चल रहे तो ये पूछ लेता हूँ कि जो चेंज था, जहाँ पे आप लॉस मेकिंग ट्रेडर थे और वहाँ से फिर एक प्रोसेस होता है जहाँ से आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन जाते हो, तो वो चेंज किस तरह से आया? और उसके बाद के 1-2 और सवाल है मेरे जो क्या होता है कि उस चेंज में आपको ना अपने अंदर की सबसे पहले तो ईगो को मारना पड़ता है। हाँ, वो चेंज जब भी आपकी लाइफ में कोई भी ट्रांजिशन फेज आएगा तो सबसे पहले आपके अंदर एक इतनी ज़्यादा ग्लानि की भावना आएगी, मतलब कि मैं अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ। भाई साहब, मैं एक लॉट में ट्रेड लेता था सेलिंग का, पूरे सुबह 9 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक बैठे रहते थे। उसमें 10 रुपये का डिके आ जाए तो 10 रुपये घर लेके आ जाते थे। तब 25 का लॉट था, 250 रुपये घर लेके आ जाते थे। जबकि मेरा उस दिन भी घर का खर्चा, क्योंकि मेरी ग्रोन अप फैमिली है, मेरे बच्चे हैं दोनों और वाइफ है, तो मैं समझता हूँ 8 से 10 हज़ार रुपये, 2-3 लाख रुपए तो मेरा महीने का खर्चा तब भी रहा होगा। लेकिन मैंने अपनी सारी ईगो को मारा, क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे यहाँ से कमाना है, मुझे सीखना है कि इस ऑप्शन का बिहेवियर क्या है, मैं कैसे इससे कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकता हूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ को इस पे डिपेंडेंट करके अपना घर चला सकता हूँ। तो भाई साहब, वो फेज़ ऐसा है कि 99% ऑडियंस विल फेल टू एक्सेप्ट दैट कि आप सुबह 9:15 बजे उठें, एक लॉट में ट्रेड लें, वो भी तब जब आपका सेटअप आ जाए। सेटअप बोले हाँ भैया मुझे बेचो, तो मैं उसे बेचूं, या मैं नॉन डायरेक्शनल कर रहा हूँ तो मैं इतना ज़्यादा उसमें एक्टिव हूँ कि जैसे ही बाज़ार में कोई मूवमेंट आए मैं तुरंत उसको स्टॉप लॉस लेके नई पोजीशन बनाऊँ। तो ये सब चीज़ें बहुत डिसिप्लिन से आती हैं, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, और दिमाग आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए। फिर आपको ये नहीं याद रखना कि मेरा तो यार इतना लॉस है और उतना लॉस है। फिर मेरे को सिर्फ ये रहता था कि आज मैं चाहे 5 रुपये ग्रीन में बंद हूँ, क्या मैं ग्रीन में उठ रहा हूँ? मैं 5 रुपये कमा के अपने को उस आदमी से ज़्यादा अच्छा समझता था जो 100 लॉट में ट्रेड करके 10,000 रुपये का लॉस लेके जा रहा है। मैं एक लॉट में आई वॉज अर्निंग ओनली 5 to 10 रुपीज़। ऐसे दिन भी आए हैं कि मैं 500 रुपये के लॉस पे बंद कर देता था ट्रेड, फिर 2 घंटे बाद मैं ट्रेड करता था, और मेरी सिर्फ ये कोशिश रहती थी कि किसी तरह से 500 रुपये आज मेरे
बंद आ जाएं। मतलब आपका पूरा एम यही रहता था कि हर दिन को आपको ग्रीन में क्लोज करना है, प्रॉफिट की तरफ आपको नहीं देखना। प्रॉफिट देखिए, आपको अगर एक जर्नी में अच्छा बनना है तो आपको अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है। अगर आपने अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया तो प्रॉफिट तो झक मार के आएगा। प्रॉफिट सबके बनते हैं, लॉसेस में उड़ा देते हैं लोग। लॉसेस में उड़ा देते हैं। अब मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होती है कि जब आप एक ही चीज़ को बार 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 कर रहे हैं, यानी कि मैं एक उसका उदाहरण देता हूँ। मैं ये इसको कोई ट्रेड समझ के कर ना ले, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं सुबह बाज़ार में आया, 10 बजे मैंने बाज़ार खोला और मैंने एक फ्यूचर बाय कर लिया, रिगार्डलेस ऑफ के वो कहाँ चल रहा है। 200 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट है, 100 पॉइंट का मेरा एसएल है। नाउ दिस हैज़ बिकम अ सिस्टम। ये सिस्टम आप ऑटोमेट भी करा सकते हैं। आज मैं नहीं हूँ, मैंने कोई एम्प्लॉय रखा और मैंने कहा भाई तुम ट्रेड कर दो, वो समझ गया, वो भी कर सकता है। वेरी स्ट्रिक्ट एसएल, 100 रुपये का एसएल कटेगा, कट जाने दीजिए। 200 रुपये आएंगे, आ जाने दीजिए। फिक्स रूल है, कोई दिमाग नहीं कोई लगाना। दिमाग नहीं लगाना। जब आप लोग अपने सिस्टम को इस लेवल तक ऑटोमेट कर देंगे या इस लेवल तक उसको सिस्टम बना देंगे कि भाई मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, जो मैंने एक बार लिख दिया वो फाइनल है, जो रूल बना है उसको फॉलो करना है। आपका पैसा ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। 66 टाइम भी अगर आप गलत होंगे और केवल 33 टाइम सही होंगे तो भी आप जीरो पे छूट जाएंगे, आपका लॉस नहीं आएगा। क्योंकि आप जब प्रॉफिट ले रहे हैं तो 200 पॉइंट ले रहे हैं और जब लॉस दे रहे हैं तो 100 पॉइंट दे रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज मैं सुबह आऊं 10 बजे, अगर मैंने मान लो आज फ्यूचर खरीदा और वो रोज ही 100 पॉइंट गिर जाएगा। क्या बाजार में ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं। बाजार में मैं आपको, और बाजार की एक बहुत बड़ी खासियत है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, लोग नहीं सीखते हैं। पहली बार मोदी जी आए, बाजार ने बहुत सलामी दी, उन्हें बड़ा बढ़िया चला, सेलिब्रेट किया उस सेलिब्रेट। अगली बार आए, कुछ नहीं हुआ। पहली बार कोविड आया, बाजार परम से नीचे, जबकि कोई मरा नहीं था उस वक्त, कैजुअलिटीज वर मिनिमल, 1000 में केसेस थे कुछ। दूसरी बार आया, लाखों में लोग मर रहे हैं, लेकिन चल रहा बाजार है, ऊपर जा बाजार रहा है। ऊपर। क्यों? क्योंकि बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। बिल्कुल सही। आज इन्फोसिस का रिजल्ट खराब आया, लेकिन अगर उसने कमेंट्री ये दे दी कि भाई आने वाले क्वार्टर में हम पिछले 5 क्वार्टर का भी प्रॉफिट निकाल लेंगे, बाजार ऊपर भाग जाएगा। मुझे आज भी वो दिन याद है, मुकेश अंबानी जी ने एक दिन एजीएम में ये बोला था कि इन नेक्स्ट 3 years आई विल मेक कंपनी डेट फ्री। उसी दिन 100 रुपये चला था रिलायंस, आप जाके वो डेट देख लीजिएगा और चार्ट पे देख कुछ तो लीजिएगा। 10-20% ऐसा एकदम से चल गया था। क्यों? क्योंकि कमेंट्री मैटर करती है। बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, जो आप कर चुके उस पर तो जो होना था हो गया, बाजार आपके आगे फ्यूचर देखिए, को देखता है। आगे देखिए। जैसे ही ये आया कि वैक्सीन मिल गई, वो क्या उसके आफ्टर इफेक्ट होंगे, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, क्या उसके रिपरकशंस होंगे, क्या उसके साइड इफेक्ट होंगे, इससे मतलब नहीं है। वैक्सीन मिल गई यानी दुनिया बच सकती है, ख़त्म नहीं होगी, चल दो आगे। कोविड के वक्त सारे काम बंद थे, स्कूल से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, टीचिंग से लेके, ये से लेके वो, सारी एसेंशियल सर्विसेज बंद थी। स्टॉक मार्केट एक दिन बंद नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? मैं रहूं ना रहूं, आप रहें ना रहें, कोई रहे ना रहे, मार्केट चलता रहेगा और ऐसे ही चलेगा। सिर्फ अगर हम अपनी थोड़ी सूझबूझ लगा दें, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कर लें, या किसी एक ऐसे आदमी की मदद ले लें जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, सेबी से अप्रूव्ड हो, और उसके कहे पे पैसा लगा दें, तो शायद 2 पैसे बन जाएं। सही प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस को फॉलो करें। अच्छा, मैं 3 चीज़ों के लिए आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने लॉस जो आपने शेयर किया कि मैं लॉस मेकिंग था, ये एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कैमरा पे एक्सेप्ट करना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। पर उससे भी ज़्यादा मैं आपकी तारीफ़ इसलिए करना चाहूँगी, 2 चीज़ें जो है आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है, और मैं काफ़ी सारे लोगों से जब बात करता हूँ ना, तो इस पर बात करना चाहता हूँ, लोग हिचकते हैं इस पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो जो आपने बात कही कि मैं डिप्रेशन में चला गया था और सुसाइड के थॉट्स आ रहे थे, ये बात करना ही बहुत बड़ी बात है, ये कोई मानना नहीं चाहता। देखिए, ऐसा होता है कि हर आदमी ये सोचता है कि धीरू भाई अंबानी वॉज अ
ये पेट्रोल डिस्पेंस करते थे एक पेट्रोल पंप पे, और उन्होंने रिफाइनरी लगा ली। लेकिन कोई आदमी ये जो बीच का टाइम था जिसमें उन्होंने क्या क्या नहीं बेचा, कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए, क्या क्या उसके लिए अप्स एंड डाउन्स अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, कहाँ कहाँ ठोकरें खाई, हमने वो पिक्चरों में देखा। वो अपने उस पर केला सिल्क बेच रहे थे। मैं उनसे नहीं मिला क्योंकि मैं जब तक बड़ा हुआ तब तक उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन मैं जो जर्नी होती है जी, वो जर्नी कोई नहीं उस पर जाना चाहता। हर आदमी ये कहता है कि सर आप बता दो मैं कल से ही प्रॉफिटेबल हो जाऊं। रातों रात सबको अमीर होना है, सबको लॉटरी चाहिए, सबको ये है कि जैकपॉट लग जाए। और कुछ इसमें मैं कहूँगा कि एक ऐसा कोई सिस्टम से भी बनाए कि M2M दिखाने का सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि लोग फर्जी M2M दिखाते हैं कि मैं देखो जी आज सुबह मैंने 100 रुपये वाली कॉल ली, 1800 पे जाके बेची। अब लोग पागल हो गए कि भाई इसको कैसे इसने पकड़ी, अब मैं इससे कर लूँ। उसने करी नहीं करी, एक फेक स्क्रीनशॉट के चक्कर पे आपने अपनी ज़िंदगी का आने वाले 6 महीने बर्बाद कर लिए और एक गलत एक्सपेक्टेशन पाल ली। यस। और हो सकता है वो रियल स्क्रीनशॉट भी हो, पर तुक्का भी तो हो सकता है। तुक्का भी हो सकता 2 अकाउंट पे भी हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है। है। देखिए इसमें मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा कि जैसे 2 अकाउंट, फेक अकाउंट, ये सब प्रैक्टिसेस तो चली रही हैं बाज़ार में। इसके अलावा जो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है या जो वो सीखना चाह रहा है, वो अपने आप से ये सवाल क्यों नहीं कर रहा कि भाई मैं दूसरे को देख रहा हूँ, मैंने अपनी लर्निंग क्या डाली इसमें, मैंने कितनी बुक्स पढ़ी, मैंने कितने यूट्यूब पे वीडियो देखे, मैंने चार्ट को कितनी दफ़ा बैक टेस्ट करने की कोशिश करी, मैंने कितनी दफ़ा सिस्टम को चलाने की कोशिश करी। ब्रूस ली की एक बहुत सही लाइन है कि आई डोंट फियर द बॉक्सर या फाइटर हु हैज़ fought 10,000 fights, but I fear the opponent who has done one same practice 10,000 times. जिसने 10,000 बार सेम टांग मारी है। हाँ। मैं उससे डरता हूँ, मैं 10,000 जो जीता है उससे नहीं डरता। तो क्या हमने अपने एफर्ट इतने डाले कि हम कम से कम अपने आप से तो ये कह सकें कि हाँ जी मैंने पुरजोर कोशिश करी, अगर मैं फिर भी कामयाब नहीं हुआ तो मैं किसी और को ब्लेम ना करके खुद को ब्लेम करूं। यहाँ पे सब लोग एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग CNBC, कुछ लोग जी, कहीं कुछ देखते हैं, वो लोग स्टॉक बताते हैं, वो उसमें लॉस हो जाता है तो वो अपना लॉस उस पर मार देते हैं कि हर किसी को दूसरे मेरा लॉस करा दिया, उसने मेरा लॉस करा दिया। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ भाई उसने कहा जहर खा ले, तूने खाया? तो उसके कहने से 50,000 रुपये या 1 लाख तो लगा रहा है, पर उसके कहने से जहर खा रहा है क्या? नहीं खा रहा ना। वहां तू अपनी अकल लगा रहा है कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी। तो कम से कम भाई चार्ट ही देख ले, और कुछ नहीं देख सकता तो। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी पहले दिन ही फंडामेंटल, P रेशियो, ROC, कंपनी परफॉर्मेंस, उसके फंडामेंटल, उसकी स्क्रीनर पूरा खोल के खंगाल सके, लेकिन कम से कम चार्ट ही देख ले कि वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है या अपवर्ड ट्रेंड में है। वो हरी लाइन और लाल लाइन तो देख ही सकता है, वो इतना तो देख ही सकता है। यही देख ले कि पिछले 5 साल 10 साल में स्टॉक ऊपर गया है नीचे गया है। जो स्टॉक 10 साल से नीचे आ रहा है, अगर आज ऐसा क्या कर देगा कि एकदम से ऊपर जाने लगे। दूसरा, भेड़ चाल में लोग मर रहे हैं कि ये उसने किया मैं भी कर लूं, और इसमें इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं कि एक आदमी केवल एक ट्रेड लेता है प्रॉफिट का बाइंग में, लेकिन उसको देख के 50,000 लोग लॉस के ट्रेड ले लेते हैं। तो इसलिए इस मार्केट में सिर्फ वही आदमी जीत सकता है जिसने अपनी तृष्णा को काबू में कर लिया, यानी कि अपनी ग्रीड को काबू में कर लिया, जिसने अपनी सोच को काबू में कर लिया, जिसने ये डिसिप्लिन फॉलो कर लिया कि मेरा अगर आज 500, 5,000, 50,000, 1 लाख, जो भी जिसका कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज बनता है, कि मेरा अगर ये लॉस हो गया 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो मैं अपना सिस्टम बंद करके आज घर चला जाऊंगा, मैं आज ट्रेड ही नहीं करूंगा। मैं क्या फॉलो करता हूं, अगर मेरा आज लॉस हो गया,
1 लाख का, तो अगले दिन लॉस होना चाहिए 50,000। अगर अगले दिन भी 50,000 हो गया तो अगले दिन भी 50 ही होना चाहिए। अगर 3 दिन कंटिन्यूस लॉस हो गया, इसका मतलब मेरा सिस्टम मार्केट में अभी नहीं चल रहा, मैं 4 दिन चलाता ही नहीं। मैं अगले दिन फिर प्रैक्टिस करूं और पैसा दूं बाजार को, इससे बेटर है 3 दिन बाद दे देंगे। अगर बाजार ने लेना है तो 3 दिन बाद भी ले जाएगा। लेकिन कहीं ना कुछ चीज़ें शांत हो जाती हैं। आज मान लो गिरना शुरू हुआ तो ये नहीं है कि पूरे 10 दिन गिरता ही रहेगा, तो आप 2 दिन दे दो मार्केट को। बिल्कुल। और ये हम भी कहते हैं कि अगर आपको कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट से थोड़े टाइम के लिए कट डाउन कर लो खुद को। एक उसके साइकिल भी पीछे का ब्रेक होती रीजन है ये है कि साइकोलॉजी जो है आपकी कहीं ना कहीं उस तरह से काम करनी लगती है जहां पे आप उस लॉस को ही रिकवर करना चाहते हो। आप ट्रेड को नहीं ले रहे हो, आप उस बस लॉस को रिकवर करना चाह रहे हो किसी भी तरीके से। देखिए, आज जो टाइम आ गया है, इसमें मैं जितने भी नए ट्रेडर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, इंट्राडे में पैसा कमाना इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट। कोई भी पोजीशन लें, वो ऐसी लें जो हेज के साथ हो। मतलब कि मुझे क्या देना है मार्केट को, ये मुझे पता होना चाहिए। फिक्स है। वो डे 1 पे फिक्स होना चाहिए। बिफोर आई एम टेकिंग द ट्रेड वो मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे ये पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस 5,000 हो सकता है, तो मैं भाई साहब बैठा रहूँगा ना उस ट्रेड में। मैं रोज़ सुबह शाम ट्रेड करूँ तो क्या फ़ायदा है? सिर्फ मैं ब्रोकर को कमा के दे रहा हूँ। अभी देखिए, मैं आपको, जब मैं नया प्राइस एक्शन सीख रहा था तो मैंने क्या मूर्खता की, और इससे हर आदमी को रिलेट कर पाएगा। किसी ने मुझे बता दिया, भाई आपने बाय कर लिया, कल का लो कटा, आप वहाँ पे सेल में बैठ जाओ। प्राइस एक्शन में ऐसा जनरली लोग करते हैं कि डेली कैंडल का लो कटा तो सेल में बैठ जाओ। अब मैं आपको उसका आज का उदाहरण देता हूँ कि मैंने बैंक निफ्टी 48,000 पे लिया। कल परसों का लो जो था 47,000 था, मैं 47,000 पे शॉर्ट हो गया। अब वो वहाँ से फिर ऊपर चला गया, फिर वो 48,000 आ गया। मैं अब यहाँ पे लॉन्ग हो गया क्योंकि मेरी लॉन्ग की लाइन डली हुई है। उसने 48,200 तक गया, फिर वो 47,000 आ गया, फिर वो 48,000 आ गया। इस पूरे गैम्बिट में क्या हुआ, मैं तो 4,000 पॉइंट के लॉस में हूँ, बैंक निफ्टी वहीं की वहीं खड़ी है। ऑप्शन सेलर जो पुट बेच रहा है वो भी मर गया, जो कॉल बेच रहा है वो भी मर गया। लेकिन अगर कोई समझदार ट्रेडर फ्यूचर को बाय करके हेज कर लेता तो वो प्रॉफिट में उठता और चुपचाप बैठा भी रहता। ब्रोकरेज भी केवल एक लगती 10 दिन की, और बाजार ऐसा भी नहीं है कि ज़ीरो ही होना है कल। बाजार में, इंडेक्स में जो एक बहुत अच्छी करेक्शन होती है उसको हम 10% करेक्शन बोलते हैं। 20-22% आ जाती है तो हम कहते हैं भाई अब अति हो गई, क्रैश हो गया। ऐसा नहीं है कि 50% करेक्शन आ जाएगी। कोई 2008 दोबारा नहीं आ रहा, वो 8-10 साल में 12 साल में कोविड एक बार दोबारा नहीं आ रहा। और आपने तो पुट खरीद रखी है ना, जाने तो जहाँ जा रहा है। हेज तो हुआ है भाई आपका तो फिक्स है ना लॉस, 5,000, 10,000, 12,000, 8,000, 3,000, जो भी हेज का बनेगा अब चाहे पोजीशन, जीरो ही हो जाए। अब वो जीरो भी होने दो ना, आप उसे होने दो। तो कई दफ़ा प्राइस एक्शन और ज़्यादा समझदारी और नॉलेज की कमी से भी लोग लॉस ले लेते हैं। ऊपर काटते जाते हैं, नीचे सेल करते जाते हैं, और पता लगा वो वहीं से ही रिवर्स घूमता रहता है। वो वाली चीज़ हो जाती है कि आपको डायरेक्शन का आइडिया लग रहा था ट्रेंड का, पर मार्केट ने आपको निकाल दिया झटके देके। आप अगर बने रहते तो आप सही थे। एक्चुअली देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि अब जो है सुनने में आ रहा है कि 4 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं। तो बड़े रिटेलर्स, FII, DII, मतलब बड़े रिटेलर नहीं, सॉरी, बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिसको कि कुछ लोग नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं ऑपरेटर, मैं कहता हूँ ऑपरेटर कुछ नहीं होता। आज FII ही ऑपरेटर है, DII ही ऑपरेटर है, क्योंकि वो इतना बड़ा फंड लेके बैठे हैं कि मार्केट हिल जाता कि है। मार्केट हिल जाता है। और जो आदमी मार्केट को हिलाने की कैपेसिटी रखता है वो ऑपरेटर है। आज आप 5,000 करोड़ लेके बैठ जाओ अपना या पब्लिक का फंड इकट्ठा करके, तो आप ऑपरेटर बन गए। तो ऑपरेटर एक नेगेटिव वर्ड है, मैं यूज़ नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि FII, DII, उन्हें पता है कि रिटेलरों का लॉस कहाँ है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन मैं सीख रहा हूँ वो भी तो सीख रहे हैं। आज मान लो मैं बिल्कुल निपुण हो गया, तो मेरी भी तो एक कॉस्ट है कि मैं 5 लाख रुपए में सैलरी में नौकरी कर लूँगा, 10 लाख में कर लूँगा, 1 करोड़ के पैकेज में जॉब कर लूँगा। तो जो CMT या अच्छे चार्ट रीडर्स हैं वो क्या नौकरी नहीं कर रहे होंगे? वो भी कर रहे हैं। तो जो नौकरी कर रहे हैं
तो बड़े बड़े फंड हाउस क्या उनको नहीं रख लेंगे अपने यहाँ जॉब पे? उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे लोग सपोर्ट ढूंढ रहे हैं और जरा सा हम नीचे जाएंगे, जरा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ लोग सारे घुस जाएंगे और वहीं से गिरा दो। तो दे ऑल्सो नो दिस। तो इन सब प्राइस एक्शन का मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम हेज कर लें तो वो हेज की काट नहीं निकाल सकते। प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा हो गया कि आपको पता है यहाँ एसएल हिट होगा और आपको बड़ी क्वांटिटी उठानी है, तो आप करवाओगे हल्का सा हिट बस। ताकि सप्लाई आए मार्केट Yes. में। और इसी वजह से आजकल जो बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे लोग लाइनें ड्रॉ करते थे ना, वो Exactly. काम नहीं कर रही वो काम नहीं कर रहे हैं। मेजर लेवल्स काम कर रहे हैं। देखिए मेजर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आज की तारीख में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन फ्री में भी अवेलेबल है, पैसे दे के भी अवेलेबल है। एक उसे वो है सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर फ्लो ऐसा बन के आ जाता है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं वहाँ पे आपको दिख ही जाएगा, तो आप वहाँ उसके साथ ही घुस जाइए। अगर FII 47,000 पे घुसे तो आप शायद 47,100 पे घुस पाओगे। लेकिन सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन आजकल इतनी है कि उसको अगर हम सही मायने में यूज़ करें, रादर देन 50,000 रुपये मार्केट को देने के लिए बजाय 50,000 हम अपने सिस्टम को अपडेट करें, स्किल को अपडेट करें, स्किल सेट अपडेट करें, सॉफ्टवेयर उस तरह के लें। आज आप देखो, आप किसी भी वकील के जाओ तो उसका पीछे रैक जो होता है कम से कम 200 बुक्स 500 बुक्स लगी होती हैं, पढ़ी उसने एक नहीं होती। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि जिस दिन उसे बैक रेफरेंस लेना होगा वहाँ से देख सकता है, तुरंत रेफरेंस ले सकते हैं। सारी बुक्स थोड़ी पढ़ के बैठा है कोई भी वकील, लेकिन बैक रेफरेंस वो ले सकता है, इंडेक्सिंग से कहीं ना कहीं कुछ निकाल सकता है। बिल्कुल। तो क्या कोई भी ट्रेडर आज एक ऐसा सॉफ्टवेयर ले रहा है कि जिसमें उसे दिख जाए कि बाजार में इंट्रेंसिक वैल्यू ही कहाँ एक्चुअल में सही आ रही है या नहीं? अब मैं आपको कल का एग्जांपल देता हूँ। कल तारीख थी 19 अप्रैल। ये जब भी आपका पॉडकास्ट रिलीज होगा 19 अप्रैल को लोग जाके देखें। 46,900 की पुट जब बाजार 47,400 पहुंच गया तो भी 350 रुपये की बिक रही है। तो क्या वैल्यू नहीं है वहाँ पे? जब हमारी एट दी मनी की पुट 300 की बिक रही होती है और 600 पॉइंट नीचे की पुट 300 की बिक रही है, तो उसे कोई क्यों नहीं बेच रहा? तुरंत बेचना चाहिए। क्यों नहीं बेच रहा? क्योंकि उन्हें अकल ही नहीं है कि कहाँ पे वैल्यू है, या सही जगह देख नहीं रहे, सही जगह देख नहीं रहे, सही जगह देख के पहचान नहीं रहे। भाई मेरे को ये पता है, मेरा बुधवार के दिन स्ट्रेडल 700 रुपये के आसपास बिकता है और 600 पॉइंट नीचे की अगर मेरी पुट 350 की बिक रही है, यानी कि एट दी मनी वाला रेट मुझे वहाँ मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि विक्स बढ़ी हुई है, क्योंकि बाजार में ये वॉर की वजह से थोड़ा सा पैनिक आया और विक्स करीब 10-12%, लेकिन विक्स थोड़ी बढ़ी। लेकिन आपको देखो 600 पॉइंट नीचे की भी अगर पुट आपकी 350 बिक रही है, तो भाई क्यों नहीं है वहाँ वैल्यू? क्यों नहीं मैं उसे बेचूं और 300 पॉइंट नीचे की हेज बाय कर लूं? तो मेरा लॉस भी फिक्स हो गया, लेकिन ये 300 जीरो भी हो सकती है। बिल्कुल। तो आप अगर प्रोबेबिलिटीज़ को प्ले ही नहीं करेंगे, आप अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे, आप यही नहीं समझ पाएंगे कि बाज़ार मुझे कहाँ पे ज़्यादा पॉइंट दे रहा है, तब तक आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे? राइट। तो सर अपन ने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे की और आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया। आई गेस जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हमें देख रहे होंगे, जितने भी नए ट्रेडर्स हमें देख रहे होंगे, उनकी यही जर्नी रही होगी कि वो मार्केट में आते हैं, लॉस खाते जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न भी वो होता है कि वो सीख ही नहीं पाते कि उनकी गलती कहाँ पे हो रही है, वही नहीं वो पता कर पाते, उसकी वजह से वो कंटिन्यूस लॉस में होते हैं। बट उसमें से ही कुछ लोग निकलते हैं जो उस लॉस को कवर करके फिर जो एक टर्न अराउंड स्टोरी आती है और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट वो बना पाते हैं मार्केट में। आपकी भी कुछ उसी तरह की स्टोरी है। कहाँ से वो टर्न आया, कहाँ से वो प्रॉफिट्स बनना शुरू हुए और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने सही करना शुरू किया जिसकी वजह से प्रॉफिट बने आपके? देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैं थोड़ा सा लकी रहा। वो लकी मैं क्यों रहा, मैं वो भी अभी बताता हूँ आपको। लेकिन मैंने सबसे पहले तो अपने लॉसेस को बहुत छोटा कर दिया। मैं सिस्टमैटिक ट्रेडर बन गया। मैं बहुत डिसिप्लिन से ट्रेड करता था। अगर मुझे नहीं समझ आता था तो मैं ट्रेड नहीं करता था। उसके बाद मैं इसे
अच्छाई बोलूँ या बुराई बोलूँ, मेरे लिए थोड़ा अच्छा बन के आया जब कोविड आया। तो कोविड में क्या हुआ, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो जो कॉल और पुट के प्रीमियम थे वो हज़ार रुपये हो गए एट दी मनी के। यानी कि एट दी मनी का स्ट्रेडल 2200 रुपये का बिक रहा है। तो 2200 रुपये में यदि आप केवल उसकी पुट ही बेचते रहे हर हफ्ते तो भी आप पैसे कमा लेते। तो मेरे साथ तो एक अपॉर्चुनिटी वो जुड़ गई कि मैंने उस कोड को क्रैक कर लिया। जैसे मैंने अभी बताया कि वैल्यू कहाँ है वो अगर आपने समझ ली। लोग मेरे से कहते हैं कि पुट खरीदना एक अनलिमिटेड लॉस है, बाजार तो कितना ही गिर सकता है। मैं कहता हूँ मूर्खता का सवाल है ये। पुट में तो लॉस फिक्स है, 0 तक ही तो जा सकता है। भाई आज मैं 48,000 पे बैंक निफ्टी खरीद लूँ तो 48,000 पॉइंट का ही मुझे लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं शॉर्ट बैठ जाऊँ तो ये 2 लाख भी जा सकती है और मैं बैठा ही रहूँगा, और हो सकता है मुझे निकलने का मौका ना दे बाजार। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बुक में लिखा है, जो हमें सिखाया बताया जा रहा है और जो वास्तविकता है वो कहाँ सही है। अगर बुक में लिखा है कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और मैं बार बार वहाँ ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा ट्रेड लॉस में जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं अपनी मानसिकता को चेंज करके उसका उल्टा कर रहा हूँ। मैं क्यों नहीं अपने हिसाब से लाइनें खींच रहा हूँ चार्ट पे। मेरी एक बहुत फेमस कोट है जो मैं कहता हूँ सबसे, टॉक टू चार्ट्स। आप चार्ट से बातें करिए। आप जितना ज़्यादा चार्ट को देखेंगे, मैं सिर्फ चार्ट को मानता हूँ कि उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऑप्शन बैक टेस्ट से मैं कहता हूँ कुछ नहीं सीख सकता आदमी। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने ये स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है और पिछले 5 साल से ये प्रॉफिटेबल है, भाई साहब मैं उसे शून्य मानता हूँ। कोविड के वक्त 1100 का स्ट्रेडल था, आज स्ट्रेडल ही कुछ 700 का रह गया। कोविड के वक्त 2200 का स्ट्रेडल था और आज स्ट्रेडल ही कुल 700 रुपये का रह गया है। तो मेरा बैक टेस्ट कहाँ पे मैच होएगा। राइट। मेरे दादाजी जब नौकरी करते थे तो उन्हें 40 रुपये तनख्वाह मिलती थी, मेरे पिताजी करते थे उन्हें 20,000 मिलती थी। आज मेरे जनरेशन 5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, तो बैक टेस्ट कहाँ मैच हो रहा है। वैल्यूज तो हिल गई सारी वैल्यूज हिल गई, विक्स हिल गई, वॉल्यूम हिल गया, तो आप कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। लॉट साइज बदल जाएगी, लॉट साइज बदल गए। तो मैं जो ऑप्शन के बैक टेस्ट करते हैं लोग और वो दिखाते हैं कि देखो जी ये स्ट्रैटेजी है और ये पिछले 10 साल में उसने इतना दिया, 3 साल में इतना, मैं कहता हूँ भाई आगे चला ले और देख ले कितना मिल रहा है। मिल ही नहीं सकता। रीज़न बीइंग कि आज जो ये बड़ी बड़ी स्पाइक्स बन रही हैं ना, ये सब बैक टेस्ट हिलाने के लिए बन रही हैं। जो एकदम सेंसेक्स गिर जाता है, निफ्टी 1 सेकंड या 5 सेकंड में 300 पॉइंट गिर जाती है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट चढ़ जाती है, क्योंकि लोगों ने बैक टेस्ट कर करके वहाँ स्टॉप लॉस डाले हुए हैं। उनको पता है कहाँ लगे। उनको पता है कि आपने 20% लेना है या 40 लेना है या 50 लेना है या 100 लेना है। आप एल्गो चला रहे हो तो वो नहीं चला सकते जो बड़े पैसे लेके बैठे हैं, जो स्मार्ट मनी जिसे बोलते हैं। हम क्यों वर्ड यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी, बिकॉज दे आर मोर स्मार्टर देन अस। हमसे ज़्यादा रिसोर्स उनके पास है, हमसे ज़्यादा। देखिए मैं अब इसमें भी बता दूं आपको, जो चार्ट हम देखते हैं और जो FIS देखते हैं उसमें भी 2-3 सेकंड का फ़र्क है। जो डेटा है वो लोग हैं वो 40-40, 50-50 लाख रुपए दे के NSE से डायरेक्ट लाइनें लेके बैठे हैं, और हम पहले NSE से डेटा जाता है हमारे ब्रोकर, मान लीजिए मैं ज़ीरोधा का मेरा ब्रोकर है, तो वो पहले उसके हेड ऑफिस गया, फिर मैं अपनी लीज लाइन या जो भी लैंड लाइन या जो भी मेरा फ़ोन है या जिस भी माध्यम से मैं उससे जुड़ा, फिर मैंने अपना उसे यूज़ किया। तो इन सब में जो टाइम जाएगा और जो एक डायरेक्ट लीज लाइन से आएगा उसमें फ़र्क नहीं होगा। 4 सेकंड 3 सेकंड का भी फ़र्क होता है। तो उतने में ही खेल हो जाता है एल्गो का। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि NSE के जो ऑफिस है वहाँ से जितना नज़दीक आप लोगे उतना आपको तुरंत डेटा इसको बोलते हैं को लोकेशन। अभी आपने सुना होगा पीछे एक केस भी चल रहा था को लोकेशन का, जिसे बोल रहे थे स्कैम भी हुआ था कुछ। उसमें क्या था कि NSE की बिल्डिंग के बिल्कुल बाजू वाली बिल्डिंग में लोगों ने अपना सर्वर लगा लिया। अब जो प्राइस मुझे दिख रहा है और जो प्राइस दिल्ली वाले को दिख रहा है उसमें ही शायद 1-2 सेकंड का फर्क है, आधे सेकंड का भी फर्क। और जो लोग एल्गो से ट्रेड करते हैं तो वो उस एज को खा सकते हैं। आपको दिख रहा है प्राइस 30 रुपये, जबकि प्राइस वहाँ 30 है ही नहीं, वो ऑलरेडी 29 आ चुका है। तो आप 29 में ही धक्का दोगे।
तो हर बार आप 1 रुपये का लॉस ले रहे हो, आपको लग रहा है केवल 1 रुपये का लॉस है, अगर यही 1 लाख है तो भाई साहब वो 15 लाख हो गया, क्योंकि 15 का लॉट साइज है। मैंने अभी बोला था कि ऑटोमेशन पे जाइए। ऑटोमेशन में ये नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए खर्च करने हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेडल का प्राइस किस तरह मूव कर रहा है, आज डिके आ भी रहा है या नहीं आ रहा, स्ट्रैंगल कितने का है तो वो कितना रोज बंद हो रहा है, उसमें कितना डिके है, विक्स कहाँ चल रही है, बाजार ऊपर की धारा है या नीचे है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आपकी स्क्रीन पे लगी होनी चाहिए, और इन सब के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना। चार्ट आपको देखना है फ्री में, आप ट्रेडिंग व्यू में देखिए, जीरोधा में देखिए, जो भी ब्रोकर हैं सबके पास अच्छे चार्ट्स हैं। ओआई आपको देखना है तो सेंसिबल में फ्री दिखता है, जितने भी लोग हैं आप सेंसिबल में फ्री देख सकते हैं, एनएसई की साइट पे फ्री देख सकते हैं, ऑप्स्ट्रा में फ्री देख सकते हैं, आप देखिए वहाँ। ओपन आई में कितना शिफ्ट होता है, एक साइट है ट्रेडिंग टिक, उसमें देख सकते हैं आप। सेंसिबल में भी दिखाई देता है, वो बार हरी मतलब वो जो हाईलाइट होती रहती है, तो उससे भी देख सकते हैं। अब कोई उन नॉलेज को यूज़ ही ना करना चाहे तो भाई कैसे पैसा बनेगा। आप गाड़ी चला रहे हो और आप सोचो कि मैं तो केवल स्टीयरिंग संभालूंगा, गियर नहीं डालूंगा, तो ये तो नहीं हो सकता ना। यू हैव टू प्रेस एक्सीलेटर ऑल्सो, यू हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन गियर ऑल्सो, क्लच भी दबाना है, स्टीयरिंग भी संभालना है, आगे वाले को भी देखना है, खुद को भी बचाना है। तो यही ट्रेडिंग है कि मुझे सब चीज़ को एनालाइज करना है। जिस दिन मेरी नॉलेज इस लेवल पे पहुंच जाए कि मैं वैल्यू देख सकूं कि कहाँ पे ये चीज़ सस्ती है और कहाँ ये चीज़ महंगी है, वहीं पे ही पैसा है। और दूसरा, जो नए लोग हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, भाई बैंक निफ्टी से दूर हो जाओ, कोई समझ ना आए, निफ्टी के ETF ले लो, 15% साल का उसमें भी कमाओगे। जो छोटी पूंजी से लोग लेके बैठे हैं, जो कि 5-10 लाख से करना चाहते हैं, अगर वो बिल्कुल ट्रेन और फिट हो जाएं, इस बात को आप हाईलाइट करना जरा, मैं जो बोल रहा हूँ अब, जो लोग छोटी पूंजी 10 लाख तक को मैं छोटी, या 5 लाख तक को छोटी पूंजी कहता हूँ, क्योंकि 10 लाख रुपए लगा के अगर 2% कमाया तो कुल आपने 20,000 रुपये महीने के कमाए। अगर आप 2% कमा पाते हैं कंसिस्टेंटली तो बजाय अपना माथा कूट करें, 8 घंटे आंख फोड़ें अपनी मॉनिटर के आगे, स्ट्रेस लें, दिमाग खराब करें, गुस्सा करें, सीखें, ये करें वो करें, 15% पे तो आप ETF खरीद के बैठ जाओ। किसी साल 12 देगा, किसी साल 17 देगा, किसी साल 8 देगा, हो सकता है किसी साल नेगेटिव रिटर्न भी दे, लेकिन 10 साल रखोगे तो आपका पैसा 15 पॉजिटिव आ जाओ, 12-13-15% के CAGR से चलेगा आपका पैसा। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वैसे तो मुझे लगता है कि भाई हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही आएगी, लेकिन मैं कहता हूँ चलो कोई सी गवर्नमेंट आ जाए, नहीं आ पाए मोदी जी, 1% मान लेते हैं, वैसे तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि उन्होंने काम किया है, लेकिन अगर चलो नहीं आए तो आप ये मत सोचो कि मार्केट गिर जाएगा। अगर आज रिलायंस 1 लाख लीटर तेल रोज बना रहा है तो वो तब भी बनाएगा, उससे मोदी जी हो या कोई और गवर्नमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ना। आज आपको कार में घूमना है और आप मान लीजिए मारुति की गाड़ी लेके या किया की या MG की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो कल भी आप घूमोगे। ये थोड़ी है कि मोदी जी की जगह कोई और गवर्नमेंट आ गई तो आप गाड़ी चलाना बंद कर दोगे। तो बाजार तो कंजम्पशन पे चलता है ना भाई। आज इन्फोसिस को प्रॉफिट कब होएगा? जब उसका लोग सॉफ्टवेयर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर अगर मुझे आज चाहिए तो मुझे वो चाहिए। बिल्कुल। बैंक, अगर कोई बैंक TCS का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो कल ये थोड़ी होगा कि वो TCS को हटा के कहेगा नहीं भैया अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि अब गवर्नमेंट चेंज हो गई। करेक्शन आ सकती है, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत रेयर हैं क्योंकि 20,000 करोड़ की सिप आ रही है। सिप का मतलब है कि लोग म्यूचुअल फंड में 20,000 करोड़ हर महीने डाल रहे हैं। तो क्या वो डालना बंद कर देंगे? म्यूचुअल फंड वाले तो ये सिखाते हैं कि अभी बाजार नीचे और ज़्यादा डालो, यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। तो बाजार तो अपना बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे चलने वाली है अभी 2-5 साल। ऐसा नहीं है कि बंद होने वाली है। वेल सेटल बाजार है अपना बाजार इतना स्ट्रांग है कि FII लोग पैसा डाल रहे हैं जब। और दूसरा, आज की तारीख में आप देखिए इंडियन बिजनेसमैन कितनी बाहर कंपनियां खरीद रहे हैं। रिलायंस ने दुनिया जहान के लग्जरी ब्रांड अपने अंडर में ले रखे हैं जो कि हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन आप देखो कौन सा ब्रांड है, ये ब्रांड है, इसको रिलायंस ओन करता है।
टाटा ने कितनी गाड़ियां बाहर, कितनी स्टील प्लांट ले रखे हैं, वो ले रखे हैं, और अदानी कितना एक्सपेंड कर रहा है, और भी सारी कंपनियां बाहर की कंपनियां ले रही हैं। तो भाई इंडिया चारों तरफ से एक्सपेंड हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी और कौन सी नहीं। हाँ, आप पैसा लगाइए और उसके साथ टाइम लगाइए। टाइम जब आप देंगे, इंट्राडे में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना और ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप कोई स्टॉक पकड़ते हैं, सारे भाग रहे हैं, कोई धीरे भाग रहा है, कोई तेज़ भाग रहा है, 10, 12, 15% की रिटर्न आपको आराम से आ सकती है। कुछ ना समझ आए, ETF में लगा दीजिए, ETF तो चल ही रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी जर्नी में आप पहले बायर थे? बायर मैं कुछ टाइम था, लेकिन मेरे को समझ आ गई कि बाइंग से पैसा नहीं बन सकता, मैं इमीडिएट सेलर बन गया। सेलर बन गए। क्या चीज़ें थी उनमें कि आपको बायर से सेलर बनना पड़ा? देखिए, एक तो बाइंग के लिए आपको बहुत सटीक नॉलेज चाहिए चार्ट की और मोमेंटम की। अच्छा। कि मैंने अभी खरीदा प्रीमियम और यहीं से भागेगा। टाइम नहीं है ज़्यादा आपके पास। अब मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वहाँ पे 1 घंटा वेट कर लिया तो 20-30 पॉइंट तो मेरे को डिके मार देगा। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को बहुत सटीक नॉलेज चाहिए। तो वो चार्ट की इतनी मेरे को नॉलेज नहीं थी, और आज भी नहीं है। मैं हालांकि अगर 1 लाख लोग बैठे हैं तो 90,999 से बेटर चार्ट देख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को मानता हूँ कि मुझे उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है कि मैं एक कैंडल के पैटर्न से बता दूं कि यहीं से मोमेंटम आएगा। तो इसलिए मैंने बाइंग छोड़ दी। दूसरा, अगर बड़ी कैपिटल लगानी है, मान लो मुझे आज 1 करोड़ से ट्रेड करना है, तो मैं सेलिंग में तो 5 करोड़ भी डाल सकता हूँ। बाइंग में मैं नहीं डाल सकता 50 लाख या 5 लाख भी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने 200 की खरीदी और वो 100 रह गई, तो मेरी तो 50% कैपिटल उड़ गई। राइट। तो इसलिए सेलिंग पे आना पड़ेगा बड़ी कैपिटल के साथ। कंसिस्टेंटली पैसा भी आप सेलिंग से ही बना सकते हैं। भाई अगर मैं 1%, 1.5%, 2% कमाता हूँ तो मैं सेलिंग में ही कमा सकता हूँ। आज मैंने मान लीजिए बाइंग कर ली और अगले महीने ही मेरा 50% कैपिटल उड़ गई, तो मैं कितने महीनों में जाके पूरी करूँगा? कहीं ना कहीं आप जब आए थे तो आपका इरादा भी वो था कि मंथली इनकम बने, फुल टाइम ट्रेडर, तो वो ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा, ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा। क्या उससे कोई प्रेशर होता है जब मंथली इनकम आपकी मार्केट के ऊपर जब डिपेंड देखिए, अब इसमें भी मैं बार बार एक वर्ड यूज़ करता हूँ, हेज 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 हेज। अब मान लो मेरे को 1 करोड़ रुपया लगाना है, मैं एक एग्जांपल, या 10 लाख रुपए लगाना है, तो मैं क्या करूँगा? 5 लॉट बैंक निफ्टी के बाय करूँगा, और साथ के साथ मैं उसकी ऑप्शन बेच दूंगा। अब अगर बाजार ऊपर गया तो मेरे को फ्यूचर कमा के देगा, ऑप्शन में लॉस आएगा, लेकिन मैं फिर भी उतने पॉइंट के फायदे में रहूँगा जितने की मैंने वो बेची है। अगर मैं नीचे गया तो मैं तो फ्यूचर तो वैसे भी लेने ही वाला था, फ्यूचर तो मैं लेने ही वाला था। तो अगर मेरा वहाँ नुकसान 2000 पॉइंट का हो रहा है तो 500 पॉइंट मेरे को सेलिंग से आ गए। वो और नीचे गया, मैंने और नीचे की सेल कर दी, वो और नीचे गया, मैं और नीचे, तो मैं कहीं ना कहीं बचा रहूँगा। तो मैं फिर वही वाली बात कि मुझे 1 करोड़ कमाने का ध्येय नहीं है, मुझे 5000 देने हैं, मेरा ये ध्येय है। अगर मेरा लॉस होता है तो मैं कितना लॉस देना चाहता हूँ। ओके, मुझे तो अपना लॉस फिक्स करना है। मुझे क्या पता मार्केट आज 1000 पॉइंट चलेगी या 200 पॉइंट चलेगी। अगर मुझे यही पता हो तो आपको आपकी जेब से कितने मार्केट को देने वो पता है, वो मुझे पता है। हाँ। हेज कर लिया, 5000 जाएंगे, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट, पर 5000 से ज़्यादा दूंगा नहीं। तो मैं पुट खरीदूंगा, मैं फ्यूचर खरीदूंगा, मैं कॉल बेचूंगा, तो मेरा बड़ा टाइट कंपार्टमेंट हो गया। अब मेरे को 3 दिन ये पोजीशन छोड़नी हुई है तो छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। आपने मार्केट नहीं भी देखा तो आपको पता है कि बुरे से बुरे हाल में भी इतना लॉस हो सकता है, और वो लॉस हमेशा इतना होता है कि मैं अगर उस पर 1 हफ्ता 2 हफ्ता काम करूंगा तो मैं उसे कवर कर सकता हूँ। कंट्रोल के अंदर होता है। अब मैं लोगों को बताता हूँ, आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं और आपके 50,000 रह गए, आप भूल जाओ भाई साहब, अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे दोबारा 1 लाख बनानी है। यानी कि यू आर वर्किंग ऑन 100% प्रॉफिट। तो नए ट्रेडरों को जो करना है भाई, जो पीछे गलती हो गई उसके लिए भगवान से माफ़ी मांग लो। अपने दिमाग को डाइवर्टेड रखो। डाइवर्टेड से मतलब हर वक्त ये मत सोचो कि भाई मेरा कितना लॉस है, कितना लॉस है, क्योंकि वो अगर प्रेशर मेरे पे बना रहेगा तो मैं 100-500 में खुश ही नहीं हो पाऊंगा। तो मैं क्यों ना, बेटर एक तरीका है कि मैं उसको भूल जाऊं जो मैं लॉस कर चुका हूं,
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, लेकिन करना पड़ता है, मैंने भी किया है। पत्थर रखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मैं कुल 500 रुपये लेके घर आ जाता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं 500 रुपये में कंसिस्टेंट हो गया तो मैं इमीडिएटली 2 लॉट कर दूंगा, 2 के 5 कर दूंगा, 5 के 10 कर दूंगा, 10 के 50 कर दूंगा, 50 के 1000 कर दूंगा। राइट, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं एक में तो कंसिस्टेंसी लाऊं, एक में तो अपने मानसिकता को कंट्रोल करूं, एक में तो अपनी साइकी को कंट्रोल करूं। तो जब आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे, और मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग इज़ ओनली 20% फंडामेंटल एंड टेक्निकल, 80% इज़ माइंड गेम। वो तो बिल्कुल। बाज़ार आपके दिमाग से खेलता है, और अगर आपने अपना मैक्सिमम लॉस फिक्स कर लिया कि इस ट्रेड में मुझे 5000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकते, खेलने दो, कितना खेलेगा, जो करना है कर ले। सर अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो आपने काफ़ी ज़्यादा जोर इस बात पे दिया कि डिस्क्रिशनरी से ज़्यादा सिस्टमैटिक ट्रेडिंग स्टाइल ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री भी रहती है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज़्यादा लेके जाती है। उसी में थोड़ी देर पहले, पॉडकास्ट से पहले, आप शेयर भी कर रहे थे कि रिसेंटली आपने काफ़ी हद तक अपने सिस्टम को एल्गो पे शिफ्ट कर दिया है, ऑटोमेट कर दिया है, जिसमें आपको बैठ के ट्रेड नहीं करना पड़ता, अपने आप ट्रेड सिस्टम करता है। तो इस पे आप थोड़ा सा एजुकेट करना चाहेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग की तरफ कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, सिस्टम कैसे बनाया जाता है जो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर डाला जा सके, और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। देखिए, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है? सिस्टमैटिक ट्रेडिंग वो है कि जो आपने कागज़ पे लिखा और वो रूल्स आप भी वही फॉलो कर रहे हैं, मैं भी ये कर रहा हूँ, ये भी ये कर रहे हैं, या किसी को भी हम वो कागज़ दे दें वो फॉलो हो जाए। जैसे कि मैंने एक छोटा सा सिस्टम बताया कि 10 बजे मैं आऊँगा, मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीदूंगा, 100 पॉइंट का एसएल है, 200 पॉइंट का प्रॉफिट है, ये एक सिस्टम बन गया। ठीक है। अब आप अपना सिस्टम स्टॉक्स में भी बना सकते हैं, ऑप्शन में भी बना सकते हैं, ऑप्शन फ्यूचर के कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं, केवल ऑप्शन सेलिंग का भी बना सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी बना सकते हैं, यानी कि मैं कॉल भी बेचूंगा, पुट भी बेचूंगा। तो इस तरह का कोई भी आप एक सिस्टमैटिक सिस्टम बना दीजिए जिसमें कि डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिशन क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कि एक ये कैंडल है, इसके नीचे मैं सेल करूंगा, इसके ऊपर बाय करूंगा, अब मुझे लग रहा है कि ये यहीं से पलट रही है और आपको दिख रहा है कि ये तो गिर रही है, जो सोच के डिसाइड करना है, तो उसको डिस्क्रिशनरी कह देते हैं। तो हमने एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम को हमने एल्गो में फीड कर दिया वो पैरामीटर्स। अब वो एल्गो अपना जो है सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक ट्रेड खुद लेगा, एसएल भी खुद लेगा, ट्रेड भी खुद लेगा, जो पैरामीटर्स हमने डाले हैं उस पर। और ये एल्गो आज की तारीख में कोई बहुत महंगा अफेयर नहीं है, आप 500 रुपये 1000 रुपये से भी एल्गो ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एल्गो दे रही हैं, जैसे ट्रेडट्रॉन है और स्टॉक्सो है, और शायद और भी 2-4 नाम हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। एल्गो बुल्स भी है, एल्गो रूम्स भी है, तो आप ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। काफ़ी सारी सर्विसेज, काफ़ी सारी हैं, और सबकी 200-300 रुपये पर स्ट्रेटेजी से शुरू होकर 2-2,500 रुपये ख़त्म भी हो जाती है महीने के। ओके। और यदि आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी इससे हटके है, तो आप किसी एक कोडर को बुलाएं, उसे 10-20 हज़ार रुपये दें, पाइथन में कोड करा लें, एक्सेल से एंट्री लें और अपना चलाएं, तो वो भी बाज़ार में सिस्टम अवेलेबल है। एपीआई की से वो कोड इंटीग्रेट हो जाता है और वो चलने लगता है। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि सिस्टम पहले होना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मेरा सिस्टम प्रॉफिट देगा, क्या मैंने सही दिशा में सिस्टम लगाया है। जब आप इन चीज़ों को करके करेंगे तो वो चलेगा। दूसरा, एल्गो में एक और ख़ास बात होती है कि जैसे मैंने 300 रुपये की कॉल बेची, क्योंकि मैं सेलर हूँ तो मैं सेलर के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा, और वो 400 हो गई और एकदम से वो स्पाइक आई और 550 चली गई, तो मेरा एल्गो क्या करेगा, पहले वो 400 पे मारेगा। अगर उसे 400 प्राइस नहीं मिला तो इमीडिएटली वो 400 रुपये 10 मारेगा, 400 रुपये 20 मारेगा, 430, फिर वो 401 पे आएगा, और वो 1 सेकंड में कम से कम भी मैं समझता हूँ 100 बार ये काम करेगा। एल्गो में जो होता है रिपीटिंग मैसेज का एक सिस्टम होता है ज़्यादातर एल्गोज में, तो वो बार बार मारता रहेगा। तो जो आपका हो सकता है कि 500-300 वाली चीज़ या 200 वाली चीज़ आपकी, या 400 वाली चीज़ आपकी 550 पे कट रही है, मेरी हो सकता है 480 पे ही कट जाए। तो उसमें आप स्लिपेजेस में बहुत पैसा बचा लेंगे अगर आप एल्गो यूज़ करते हैं तो। हाँ, बट इसमें ब्रोकर चार्जेस नहीं पड़ जाते? ब्रोकर, इसमें आपका जो ब्रोकर होता है बात उसी पे है
जैसे अब आप कोई कन्वेंशनल ब्रोकर लेते हैं जो कि पर लॉट चार्ज लेता है, तो उसमें तो आप एक बार में काटें या 25 बार में काटें कोई फर्क नहीं है। अब आप जीरोधा टाइप जो ये हाइब्रिड ब्रोकर्स आ गए पर ऑर्डर वाले, तो अब इसमें मान लीजिए आपका एसएल उसने बचाया 80 पॉइंट और 20 रुपये ब्रोकरेज ज़्यादा लग गई, तो मेरे ख्याल से वो व्हेन यू विल इवेल्युएट दैट तो वो फ़र्क है। बेसिकली कितना फायदा कितना नुकसान ये डिसाइड अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। देखिए फिर वही वाली बात है कि अगर आप 1 करोड़ लगा के और कर रहे हैं तो आप पर ऑर्डर की बजाय पर लॉट पे जाएंगे तो शायद आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपको देखना है कि आपका वॉल्यूम कितना है और कितनी बार वो ट्रेड जा रहा है, तो ये तो देखिए खुद वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अगर मैं ये मानता हूँ कि मैंने साल में 50,000 रुपये ब्रोकरेज में बचा लिए तो वो मेरा प्रॉफिट ऐड हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा सर, ये सब करके भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, तो क्या उनको मार्केट छोड़ देना चाहिए? मार्केट उनके लिए नहीं बना है। देखिए मैं इस पे पहले तो मैं डिबेट करता था कि नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि मैं ये खुद महसूस कर रहा हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत करके 18 से 24% कमा पा रहा हूँ और मुझे ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि 15-18% की रिटर्न वैसे ही दे देते हैं, तो केवल 6% के लिए मैंने अपना रिसोर्स ख़राब कर लिया। यानी कि मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं अपनी एक कॉस्ट समझता हूँ कि मेरी पर आवर की 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये है। अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं 4,000 रुपये रोज का या 10,000 रुपये रोज का आदमी हूँ। अगर मैं उस 6% कम कमाऊँ और अपने रिसोर्स को कहीं और यूज़ करके मैं ज़्यादा कमा लूँ तो वो ज़्यादा बेटर प्रपोजिशन है। राइट। दूसरा, स्ट्रेस नहीं, बीमारियाँ कम, प्रेशर नहीं, प्रेशर के इश्यूज। अभी क्या होता है, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर हम कोई पोजीशन लेके गए, आज भी ये चीज़ है, सुबह 4 बजे किसी वजह से मैं अगर वॉशरूम के लिए भी उठा तो सबसे पहले मैं अपना देखता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रही है, डाउ कहाँ चल रहा है। और ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है क्योंकि पैसा लगा हुआ है। और आप इमोशनली कुछ उस पर फील करो ना करो, देखता तो है ही, देखते तो हुई। मैं कितना ही हेज करके जाऊं, लेकिन मुझे उसके बाद भी तो ये डर है ना कि हेज भी मुझे मैनेज करने पड़ेंगे 5 बार। प्लस हेज में भी आपको तो चाहिए ना कि प्रॉफिट हो, तो उसके लिए तो चेक करता रहेगा आदमी। तो साइकोलॉजी तो देखिए डिस्टर्ब रहती ही रहती है। अगर किसी आदमी को 40 लाख रुपए लगाने हैं तो वो मेरे से अभी किसी ने सवाल किया था कि मैं प्रॉपर्टी में लगाऊं या इंडेक्स में लगाऊं या किसी में लगाऊं, तो मैं कहता हूं भैया तुम ETF में लगा दो, क्योंकि खुद ट्रेड करके पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो जाए, उड़ा ही दोगे, उड़ सकता है। कितने ही एजुकेटेड हो, आज मैं जो काम कर रहा हूँ मैं कितना ही मैंने सीख गया, लेकिन ये कोई भगवान ने लिख तो नहीं दिया ना कि मेरा लॉस नहीं हो सकता, मेरा भी लॉस हो सकता है। तो इट इज़ बेटर टू स्प्लिट योर मनी और उसको करें तो बेटर रिटर्न निकल ली जा सकती है। ऑप्टिमाइज करिए मतलब अपने प्रॉफिट को और कैपिटल को, वो एक बेटर सॉल्यूशन है। अभी आपने जैसे बोला कि रात को भी नींद खुल गई तो चेक कर लिया डाउ जोन्स या गिफ्ट निफ्टी, तो बेसिकली जो चीज़ में आपको पता है कि आपका क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है, सब पता होने के बाद भी आदमी चेक करता रहता है, साइकोलॉजी में उसके घूमता रहता है। तो वैसे ही सिमिलरली क्या आपके साथ एल्गो में नहीं होता कि आपको पता है आपका एल्गो चल रहा है पर आदमी पूरे टाइम ट्रैक करता रहे कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस क्या चल रहा है। एल्गो में क्या होता है कि अब ना एल्गो भी बहुत एडवांस फॉर्म में आ गए हैं। उसमें मैं ये भी लगा सकता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी में कितना लॉस हो, मेरे को पर लेग में कितना लॉस हो, मुझे पर ट्रेड में कितना लॉस हो, मुझे पूरे दिन में कितना लॉस हो। अगर मैं 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ये भी उसमें लगा सकता हूँ कि जैसे ही 25,000 का लॉस हो जाए मेरा, सब काट दो, बंद करके बैठ जाओ। तो वहाँ से मैं माइंड फ्री है कि भाई 25 ही जा सकते हैं, 50 ही जा सकते हैं, लाख ही जा सकता है। तो इफ़ आई एम लूजिंग 1% ऑफ माई कैपिटल आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 दिन भी 1% लूज कर देता हूँ तो 5% लूज करी मैंने, 2.5-3% तो मैं निकाल भी लेता हूँ। तो मैं अपना लॉस 1 महीने के अंदर अंदर में या 2 महीने में पूरा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं 10% का लॉस का गेम खेल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 6 महीने का अपना काम खराब कर रहा हूँ। पर जो एक फितरत होती है लोगों की, देखते रहने का, चल क्या रहा है, अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, अभी मैं खोल के देखूं मेरे स्ट्रैटेजी में कितना प्रॉफिट चल रहा है, तो वो कैसे कंट्रोल किया जाए? डाइवर्जन ऑफ माइंड, दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। और इसीलिए यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से हमसे जितने भी लोग पूछते हैं ना कि क्या हम फुल टाइम ट्रेडर बन जाएं,
तो सबसे पहला तो मेरा सवाल होता है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करते हो। तो बहुत सारे लोग उसमें से निकलते हैं जो या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि हम लोग भी पर्सनली वो ज़्यादा करते हैं। देखिए ऐसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को तो मैं कहता हूँ कि नदी बह रही है, उसमें जितना लोटा पानी निकाल के नहा सकते हो वो नहा लो। हाँ जैसा कि बीच में अभी एक इंस्टेंस पे मैंने कहा था कि एक शेयर 100 से 150 आने में तो 15 साल लगा दिए उसने। 150 आईटीसी का एग्जांपल ले लीजिए, हाँ। 250 से 325 पे अटका रहा वो, और फिर 350 के बाद जब भागा तो देखिए 450 आ गया एक साल के भी पहले। कहने को 100 रुपये, लेकिन शेयर कितना परसेंटेज बढ़ गया देख और लीजिए। डिविडेंड उसने बीच में इतना दे दिया। दूसरा, कोविड जिस दिन चालू हुआ, दुनिया खत्म होने वाली थी, 2600 रुपये पे हिंदुस्तान यूनिलीवर था, वो 4 साल से वहीं खड़ा है, 3 साल से। तो अगर मैं उसमें ट्रेड कर रहा होता तो मैं लॉस में ही होता इस वक्त। पर वहीं लॉन्ग टर्म में जब बढ़ना होगा वो एक साल में एक 3 साथ गुना भी हो बढ़ जाएगा। वो। हाँ कोटेक बैंक देख लीजिए, पड़ा ही है। 2000 से ऊपर नहीं जा रहा, 1700 से नीचे नहीं जा रहा। जिस दिन पिटाई होती है उस दिन 1690 1680 आया था, फिर कूद के फिर आ जाता है। तो अगर हम ये छोटे छोटे पैटर्न्स ही पकड़ पाएं कि भाई जिस दिन 1800 आएगा वो 1600 आएगा या 1700 आएगा, मैं तो उसी दिन लूंगा। हाँ तो जब एक चीज़ 5 दफ़ा 10 दफ़ा वहीं से एक पैटर्न हमें चार्ट पे दिखा रही है तो हम उस पर खेलें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड बेटर हो जाता है। जो चीज़ 5 बार हुई है वो 6ठी बार होने का चांस ज़्यादा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आपके साथ हो रही है तब जाके आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है? देखो जी, अभी आपकी जो सैलरी है, यदि आप उससे 1.5 निकाल पा रहे हैं, यानी कि 100 रुपये सैलरी है और 150 रुपये आप निकाल पा रहे हैं, तब तो आप सोचें कि कहीं आपको डिसीजन लेना है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि बजाय इसके कि 24% या 30% के पीछे भागें, इससे बेटर है कि सर्विस करते रहें और इस पैसे को कहीं वाइजली इन्वेस्ट कर दें। ट्रेडर बनना, आज हालांकि मैं खुद फुल टाइम ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं किसी को एनकरेज नहीं करता, क्योंकि इट इज़ ए मिसमराइजिंग जॉब। ये कब को दिमाग हिला दे, कब एक लॉस की फिगर में हमें ले आए, कब हम डिप्रेशन में आ जाएं। हर किसी को कोविड जैसा टाइम नहीं मिलता जैसा मुझे मिला, हर किसी की फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती। तो बहुत सारे फैक्टर थे मेरे साथ जो कि एक पॉजिटिव होते चले गए, और हर किसी का उतना बैकअप नहीं होता जितना आपके पास था। सर 2024 में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्रैश आने वाला है और हालात भी काफ़ी अजीब चल रहे हैं अभी तक। तो आपको क्या लगता है 2024 एक बड़े क्रैश का साल बनने वाला है? क्रैश किस वजह से आता है? कोई इवेंट होता है। कोविड वॉज ए इवेंट, 2008 में मद्दी आई, दैट वॉज ए इवेंट, 1992 में स्कैम हुआ, दैट वॉज ए इवेंट, हर्षद मेहता स्कैम हुआ। तो अगर कोई इवेंट हमें दिख रहा है कि ये इवेंट हो सकता है, तो मार्केट अपने हाई से कितना गिर जाएगा? 10%, 20%, 30%। मुझे इससे ज़्यादा गिरता हुआ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, मैं वो कारण बताता हूँ। 20,000 करोड़ की हर महीने सिप आ रही है, तो वो मार्केट को DIIs को पावर देगी। 20,000 करोड़ इन्फ्यूज़ होएगा हर महीने मार्केट, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो लगेगा, तो उससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, 4 करोड़ नए इन्वेस्टर आए हैं, तो वो भी कहीं तो पैसा डाल ही रहे हैं, छोटा मोटा बड़ा जो भी कर रहे हैं, तो मार्केट गिर नहीं पाएगा। अभी हम हाल फिलहाल का ही वो ले लेते हैं उदाहरण। कल इजराइल और ईरान की वो आई, मार्केट ने, निफ्टी ने 300 पॉइंट माइनस दिखाया, गिफ्ट निफ्टी 500 पॉइंट माइनस थी, हम प्लस में बंद हुए। तो मार्केट में जैसे ही जरा सा करेक्शन आता है, इतना पैसा भर भर के लोग रिटेलर ले लेते हैं माल कि वो मार्केट गिर ही नहीं रहा। आप एक बार बैंक निफ्टी का पिछले 1.5 साल का चार्ट देखिए, 32,000 से 48,000, 2,000 पॉइंट की करेक्शन मुश्किल से देखने को मिल रही है कहीं। तो क्या आप इतनी बड़ी इंडेक्स को 5% गिरने को करेक्शन बोलेंगे या क्रैश बोलेंगे? डिप है छोटा सा। सेकेंडली, अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि क्रैश आने वाला है, तो भाई सिट ऑन कैश, क्रैश आ जाए पैसे लगा देना। बट क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज जो चीज़ आपको 500 में अच्छी लग रही है, कल वो 200 में कैसे बुरी लग सकती है? पर अगर वो चीज़ 1000 हो गई तो है, क्रैश आया ही नहीं तो अभी आपका सवाल ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि क्रैश आया या क्रैश नहीं आया। भाई एक चीज़ डिसाइड, अगर क्रैश नहीं आया, चलो इसका भी वो है,
देखिए, जब हमारे मन में इस तरह की अस्थिरता हो कि क्रैश आएगा नहीं आएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही अस्थिरता है लोगों के मन तो में। 20% पैसे से अभी घुसें। हम्म। अगर क्रैश आ गया तो बाकी 80% को नीचे एवरेजिंग करने में इस्तेमाल करें। एवरेजिंग भी कौन से, सुजलॉन और ये जो 10-10 रुपए वाले स्टॉक हैं जो लोगों के फेवरेट हैं, इन्वेस्टर्स फेवरेट, आरकॉम, सुजलॉन, इनमें नहीं भाई। टॉप 10 कंपनीज निकाल लो निफ्टी की जो हैं, केवल उनमें ही एवरेजिंग करनी है। और दूसरा देखिए, कभी भी क्रैश आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मार्केट ना हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। क्रैश आएगा तो एक रीज़न से आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि बैठे बैठे मन किया जी सबने पैसे बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है तो मार्केट में करेक्शन आती है, कोई सेंटीमेंट ऐसा बन जाता है जो मार्केट को पसंद नहीं आता तो क्रैश आ जाता है। और अभी आप देखिए वर्ल्ड वाइड सब कंपनियां अच्छी चल रही हैं, सब बढ़िया चल रही हैं। हाँ, हमारे एक आगे है जो कि एक रीज़न बन सकता है करेक्शन का, वो है इलेक्शन। तो इलेक्शन में भी अगर क्रैश आएगा तो दैट इज़ अगेन ए पॉसिबिलिटी ऑफ 30%, 40%, 60% करेक्ट नहीं होगा मार्केट, क्योंकि FII, DII दे विल टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो ये 18,000 19,000 से नीचे जाती निफ्टी दिख नहीं रही, क्योंकि इतनी कोशिश करी इसने 19,000 तोड़ने की, 19,000 तोड़ नहीं पाई थी जब पीछे आज से 1-1.5 साल पहले हम चल रहे थे। बिल्कुल। तो जब बाजार इतना मजबूत खड़ा है तो हम क्रैश की क्यों बात कर रहे हैं। और अगर आता भी है तो आप 20% से अभी घुसिए, एक 10% करेक्शन आ जाए और 20% से घुस जाइए, और 10% करेक्शन आ जाए और 20% से घुस जाइए, और नीचे आ जाए फुल ऑन घुस जाइए और बैठिए। 5 साल आपका पैसा डबल ट्रिपल चौगुना ही होगा, क्योंकि कभी भी मंदी जो है ऐसा नहीं होता कि 10 साल की मंदी आ गई। आप जापान में नहीं बैठे हो, आप ग्रोइंग कंट्री में बैठे हो। दूसरा इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, क्योंकि आपने अभी कहा कि हर महीने 20,000 करोड़ आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के। क्या म्यूचुअल फंड का इतना पैसा जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक मार्केट में बबल नहीं क्रिएट कर रहा है कि हर लेवल पर खरीदे जा रहे, जो एक करेक्शन आना चाहिए, मीनिंगफुल करेक्शन आना चाहिए, वो आ ही नहीं पा रहा है। तो क्या उससे एक बबल नहीं क्रिएट हो रहा है मार्केट में? टाइम टू टाइम एक करेक्शन आते रहना मार्केट के लिए हेल्दी रहता है। बबल बन रहा है, वो बबल ब्रेक कैसे होगा? कि मैंने अपनी सिप देनी बंद कर दी तो बबल ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने पैसा विड्रॉ किया तो बबल ब्रेक होगा। तब ब्रेक हो। बट सर ये कितने दिनों तक चलता रहेगा ना, कि आप पैसे आ ही रहा है कहीं ना कहीं जाकर तो बस क्या होता है जब नदी बह रही है तो उसमें बोट भी चल रही है और सांप भी चल रहा है और सब चल रहे हैं। जब लोगों को दिख रहा है कि मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में 18 से 20% ग्रो हो रहा है बगैर मेरे कुछ किए, तो वो क्यों बंद करेगा? वो तो अगर देखेगा कि आज मेरा सिप का यूनिट 100 रुपये में बाय हो रहा है और कल ये 80 का रहेगा, तो वो तो डबल पैसा लगाएगा। जो आज 20,000 करोड़ आ रहा है वो कल आप देख लेना, मार्केट अगर 20-30% करेक्ट होती है वो 30,000 करोड़ हो जाएगा। लोग बंद नहीं करेंगे क्योंकि लोग इसका स्वाद ले चुके हैं। पर मार्केट में जब भी बबल बने ऐसे ही बने कि इतनी रैली आई कि लोगों का विश्वास ही उठ गया कि मार्केट कभी गिरता भी है, और फिर एक जब बड़ा करेक्शन आता है, जब फिर फाइनली लोगों का पैसा आधा हो जाता है और वो बेचना लगते हैं, तब एक बड़ा क्रैश उस तरीके से आता है। तो आपको क्या लगता है, ये क्रैश नज़दीक है देखिए या फिर अभी दूर है? मैं इस पे ना आपकी बात कोई जवाब आप खुद ही दोगे। देखो मैं सिर्फ छोटे से तर्क दूंगा, जवाब अपने आप निकलेगा। हम बात करते हैं कि हम 2024 में नहीं, हम 1992 में खड़े हैं। मार्केट क्रैश हो गया 50%, स्कैम निकल आए, क्रैश हो गया। तो क्या मार्केट वहां से आगे बढ़ा ही नहीं? बिल्कुल बढ़ा। कितने टाइम में बढ़ गया? 1-2 साल में, 3 साल में बढ़ गया होगा। फिर 2008 आते आते तक फिर आ गया, फिर वहां से एक 30-40%, 50% करेक्शन आ गई, फिर आगे बढ़ गया। कोविड आया, खत्म हो गई दुनिया जी, खत्म होने वाली है। रोज 20-20% स्टॉक टूट रहे हैं। एक दिन सर्किट लगा, उसी दिन मार्केट 3,000 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था। तो मार्केट में जब भी प्राइस गिरेगा नए लोग बॉटम फिशिंग करने आएंगे। अब रहा सवाल कि लोग पैसा सारे क्यों निकालने लग जाएंगे। आज म्यूचुअल फंड में 20,000 करोड़ आ रहा है तो वो कोई एक आदमी का तो है नहीं, वो इट इज मल्टीपल पीपल, कई लाखों का है। तो क्या लाखों आदमी आज ही रात को ये सोच लेंगे कि हमें कल से ही अपनी सिप बंद करके पैसा विड्रॉ करना है? सेकेंडली,
अगर FII की तो मुझे पता नहीं, DII अगर आज कोई चीज़ वो सेल करते हैं तो वो पैसा उन्हें विद इन 30 डेज दोबारा या 20 डेज, कुछ ऐसा रूल है कि दे कैन नॉट सिट ऑन कैश, दे हैव टू कीप दैट मनी इन्वेस्टेड। तो इसलिए करेक्शन आ ही नहीं पा रहा ना। करेक्शन ना आने का कारण क्या है? बुल रन का कारण क्या है? पैसा आए जा रहा है और पैसा आए जा रहा है, इसीलिए तो 200 वाली चीज़ 1500 हो गई है, क्योंकि भाई लोगों को बाय करना है, दे आर बाउंड टू बाय इट। FII कितना बाय करेंगे रिलायंस, कितना HDFC, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है कि किसी भी आप स्टॉक में 8 या 10% से ज़्यादा की इक्विटी नहीं ले सकते। तो इसलिए वो छोटी कंपनियों की तरफ जा रहे हैं। अब वो छोटी भी बड़ी होती जा रही हैं क्योंकि मार्केट कैप उनका भी बढ़ रहा है। तो इसलिए अभी, और दूसरा, अगर जैसे मैंने जवाब दिया कि अगर आपको लग रहा है कि भाई बाजार गिरेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करिए। आप खुद सिप चलाइए अपनी कि मैं रोज़ 5 शेयर लूँगा रिलायंस के, इसके उसके, जो भी कंपनी आपको पसंद आती है, लेकिन हर गिरत पे लूँगा मैं। आप लेते जाइए, एवरेज करिए, देखिए बढ़िया पैसा मिलेगा आपको। अच्छा सर, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ आपके हाथ पे जो है एक टैटू है जिस पे मुझे यहाँ से दिख रहा है कि लाइफ लिखा हुआ है। क्या है वो? क्या स्टोरी है उसके पीछे की? ये लिखा हुआ है जी, लिव द लाइफ यू लव, और दूसरी तरफ से जब पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा लव द लाइफ यू लिव। तो जब मैं डिप्रेशन के फेज़ में था तो मैं बहुत सारे जुगाड़ ढूंढ रहा था कि कैसे मैं इससे बाहर आऊँ या क्या तरीका हो। तो इस बीच में मैं कई पंडितों से मिला, किसी ने कहा कि चद्दर चढ़ाया हो, किसी ने कहा फूल चढ़ाया हो, किसी ने कहा पंडित से मिल लो। तो जो जिसने बताया, मतलब मैंने वो सब करने की कोशिश की कि किसी तरह से मैं लॉस से प्रॉफिट में आ जाऊं। लेकिन लास्ट में समझ ये आया कि भाई एजुकेशन से ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ऐसे किस्मत के भरोसे तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये भी एक वो है कि साइन ऑफ इन्फिनिटी जो होता है, ये शायद आपको अपार सफलता दिलाता है। तो ये मैंने एक कहीं देखा था, किसी ने मुझे बताया कि आप इन्फिनिटी साइन बनवा लो, तो फिर मुझे ये अच्छा लगा टैटू, तो फिर मैंने ये बनवा लिया। लिव द लाइफ यू लिव, लिव द लाइफ यू लव, लव द लाइफ यू लिव। थैंक यू दीपक सर, आप आए हमारे पॉडकास्ट में और लोगों को काफ़ी कुछ आपने सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। और मैं ऐसा समझता हूँ और मानता हूँ कि शायद मेरी बातों से और मेरे किसी से कुछ चंद लोगों को भी कुछ वैल्यू दे पाऊँ मैं। तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू ऑलमाइटी कि मेरे को इस लायक समझा और मैं बना। थैंक यू सर, थैंक यू।